आपके टोटल कितने सब्जेक्ट्स हैं गेट एग्जाम्स में? कितने सब्जेक्ट्स हैं एक बार बताइए। सर 9 फिजिक्स की और एक जनरल एप्टीट्यूड। एग्जैक्टली exactly. उसमें से एक सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा, आपके हर सब्जेक्ट के कंसर्न टीचर रहेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के रिगार्डिंग मुझे असाइन की गई है ये टास्क। सही है? यस सर। ये जो टेक्स्ट की विजिबिलिटी, इसको चेक कीजिए आप। जो टेक्स्ट की विजिबिलिटी है, एक बार आप चेक करके बताइए। सर इट्स डिसेंट नॉट टू हाई। इट्स डिसेंट नॉट टू। सर इतना क्लियर नहीं है। अच्छा, इतना क्लियर नहीं है कह रहे हो, ओके फाइन। तो थोड़ा सा ब्राइटनेस। बस वही मैं फीडबैक मान रहा था। जिस हिसाब से आप फीडबैक दोगे तो बेस्ड ऑन दैट वन अभी रेक्टिफाई करेंगे हम। ठीक है? आई गेस टेक्स्ट वाला पार्ट तो सही है ना? सर डार्कनेस ज्यादा हो रही है। नहीं नहीं, आप मुझे मत देखो, आप उसको देखो। मतलब सर नहीं दिखाई दे रहा, वो तो मैं मैनेज कर लूंगा। ठीक है, बात एक दो दिन की है फ्लो में आने की, इसीलिए। हाँ, इसको देखो आप। ये बोर्ड वाला जो पार्ट है वो क्लियर है? मैं भी यस देख लेता सर। हूँ एक बार मॉनिटर में। हाँ, टेक्स्ट पार्ट पे फोकस कीजिए। सही दिखाई दे रहा है? कहिए जल्दी। यस सर। यस सर। आ, ठीक है। सबसे पहला जो डाउट होता है स्टूडेंट को, वो क्या डाउट रहता है बताइए? कि जो सब्जेक्ट हम पढ़ने वाले हैं उसका वेटेज कितना है। आजाद, हाँ? सबसे पहला यही डाउट होता है, जल्दी बताइए। यस सर। सो देखो, मैं बता देता हूँ, हमारा जो मेन कंसर्न का एग्जाम है वो तो जेआरएफ एग्जाम है, जिसको आप नेट जेआरएफ के नाम से जानते हो। मैं आप कहूंगा कि आप ना गेट को भी उसके इक्विवेलेंट रख कर तैयारी कीजिए। तो ये गेट, आप कौन से गेट एग्जाम को फिर फोकस करेंगे इन दैट केस? 2025 हुआ ना? सही है? 2024 बिल्कुल। कैसे फोकस कर सकते हो आप? हाँ, ये बात अलग है कि आपने फिर पहले कभी कोचिंग की होगी कैरेंट अवेयर से, या पहले से ही आप बड़े कॉन्शियस हो गए, तो हो सकता है इस साल का 2024 का गेट एग्जाम आप उतने ही एफर्ट से दे रहे हो। है ना? कहिए। जी सर। ठीक है। और भी एग्जाम्स आप देते हैं? यस सर। हाँ। तो जो भी एग्जाम्स जो आप स्टूडेंट्स के बीच में जिसको ज्यादा वेटेज दिया गया है वो टिफर भी है। मैं ऐसे ऊपर नीचे नहीं लिख रहा हूं, हम कहीं पे भी लिख सकते हैं। जेस्ट एग्जाम भी है। जॉइंट एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट इसका फुल फॉर्म है। कई बार लोगों को पता नहीं होता कि जेस्ट एग्जाम का फुल फॉर्म क्या है। हम जेस्ट 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 टिफर 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 और गेट 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 कहते हैं। तो जेस्ट एग्जाम भी आप फिजिक्स वालों के लिए ही उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना जेआरएफ है। होता क्या है, सुनिए ध्यान से। आप लोगों के बीच में जो प्रचलन चीजें हैं जो बड़ा फेमस है, वो क्या है पता है? जेआरएफ हुआ तो ठीक, और नहीं हुआ तो हम हताश हो जाएंगे। हताश मतलब डिमोटिवेटेड या डिमोरलाइज। बात सही है ना? हाँ सर। यस सर। यस सर। यार, एक एग्जाम ये है, एक एग्जाम ये है, एक एग्जाम ये है, एक एग्जाम ये है। और भी जो आपके कंसर्न एग्जाम है वो दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी में भी आप पीएचडी कर सकते हो। ठीक है? एमएस या एमटेक करना चाहो तो गेट के थ्रू हम एमएस भी कर सकते हैं। एमएस हर आईटी में नहीं है। जैसे अभी आईआईटी दिल्ली में हाल ही में स्टार्ट हुआ है एमएस। आईटी चेन्नई में बहुत पहले से चल रहा है। मैं एग्जाम्स के बारे में बाद में कंसर्न होऊंगा, पहले तो मैं अब बता देता हूं कि सारे एग्जाम्स आपके लिए इक्वल वेटेज और इक्वली इंपॉर्टेंट है। और ये वाला एग्जाम ना लोग फोकस कम करते हैं इसमें, पता नहीं क्यों। अगर किसी स्टूडेंट को बहुत क्विकली जॉब चाहिए, कई बार ऐसा होता है कि सर मेरे को आगे नहीं पढ़ना है, मेरे को एमएससी या एमटेक करने के बाद या एमएससी करने के बाद मुझे बार्क ज्वाइन करना है। ठीक है, इट्स गुड, आप ज्वाइन कर सकते हो। अब बार्क इतना रिनाउंड जॉब है कि अगर आप किसी को ये कहोगे कि बार्क में मैं साइंटिस्ट बी की पोस्ट में ज्वाइन किया हूं करके, तो मुझे लगता है कि इंडिया का हर एक नागरिक आपको रिस्पेक्ट जरूर देगा। सही है? यस यस सर। सर। यस सर। ठीक है। तो हमारा एडवाइस ये है,
आप सारे एग्जाम्स को इक्वल मानकर चलिएगा। जेआरएफ 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 चिल्लाने की जरूरत नहीं है बार 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 बार। ये सारे एग्जाम्स, मान लो जेआरएफ नहीं क्वालिफाई हुआ और आपका टिफर क्वालिफाई हुआ, तो क्या अच्छे स्टूडेंट की कैटेगरी में नहीं बिलोंग करोगे? क्या आप करोगे? बिल्कुल बिलोंग। यार कोई भी एग्जाम्स, कई बार जेएनयू का भी मैं कहता हूँ कि फॉर्म फिल कीजिए, पता नहीं ऊपर वाले ने कौन सी चाबी हमारे नसीब में लिखी हो, अलोंग विथ हार्ड वर्क। समझ में आ रही है बात? यस सर। ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्स को फोकस करोगे। हो सकता है आप लोग बहुत पहले से ही, जब गेट का फॉर्म लास्ट ईयर पे नोटिफिकेशन में आया गया था, तब 2024 का गेट एग्जाम का फॉर्म फिल करो, फिर सारे फॉर्म फिल करो। बट कोचिंग जैसे खत्म हो रहा है और कोचिंग में एक बार आपकी पढ़ाई हुई, तब फिर उस एग्जाम के पीछे जैसे जी जान से लग जाना चाहिए आपको। तो वो वाला डिस्क्लोज बाद में करें फिर अभी। यस सर। ठीक है। वेटेज, वेटेज क्या है? जीआरएफ का वेटेज बता रहा हूँ। कभी 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कभी 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कभी 6 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मैक्सिमम मैंने अब तक 7 क्वेश्चंस देखे हैं आपके इस एग्जाम्स में। बात समझ में आ गई? और मिनिमम कितना क्वेश्चंस पूछा गया है? 3 भी पूछा गया है कई बार। इसके आपके जेआरएफ एग्जाम में हार्डली 3 क्वेश्चंस है। किस किस सब्जेक्ट से? इलेक्ट्रॉनिक्स से। हो गया। गेट एग्जाम्स में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो भी 3 से लेकर 5 क्वेश्चंस तक ही लाइक कर रहे हैं। सो मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन गेट एग्जाम्स क्या है? बताइए जल्दी। 3। और मैक्सिमम 5 तक जा सकते हैं, और गया भी है। हो गया। यस सर। ठीक। इसके बाद जो बिग बिग सेक्शंस की बात कर रहा हूं मैं, वो बता देता हूं। हम सबको पता है हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में एक टॉपिक है, आपके लिए टॉपिक है, हमारे लिए सब्जेक्ट है। नाम क्या है? डिजिटल। तो इलेक्ट्रॉनिक्स बाय डिफॉल्ट लगा दो आगे, तो नाम क्या हुआ? डिजिटल डिजिटल। डिजिटल वेरी गुड। इलेक्ट्रॉनिक्स। एक सब्जेक्ट ऐसा है जो आपके फिजिक्स के टीचर इतना कंसर्न नहीं शो करते। मैं बता दे रहा हूँ, जो ऑनेस्टी वाली बात है मैं पहले बता दे रहा हूँ। और कई बार मैनेजमेंट भी इतना कंसर्न नहीं होता, वो नेटवर्क थ्योरी है। नेटवर्क थ्योरी स्पेशली मेंशन नहीं किया गया है किसमें, सिलेबस अगर आप देखोगे तो नेटवर्क थ्योरी को स्पेशली मेंशन नहीं किया गया है। बट पढ़ने के लिए हमें क्या चाहिए बताइए? एग्जैक्टली तो ये देखो, पहले मैं एनालॉग लिख देता हूँ, फिर बाय डिफॉल्ट आगे क्या रखा हुआ है बताइए? इलेक्ट्रॉनिक्स। एग्जैक्टली यही चाहिए मुझे, इलेक्ट्रॉनिक्स। इंटरेक्शन लेवल चाहिए। बिकॉज मेरा ऐसा मानना है कि एजुकेशन या लर्निंग इज अ टू वे कम्युनिकेशन। एक टीचर पढ़ा रहा है स्टूडेंट को, तो टीचर का इंटरैक्टिव होना बहुत जरूरी है, और साथ साथ स्टूडेंट उससे कितना इंटरैक्टिव है, वो अपनी बातें या अपना डाउट सहज रूप से रख रहे हैं, जिसको सहज रूप को आप इंग्लिश में कहते हो इंट्यूटिव। तो सहज रूप से रख रहे हो, जिसको आम जिंदगी में हम कंफर्टेबल डोमेन कहते हैं। तो रख रहे हो वो नहीं रख रहे हो, वो बहुत मैटर करता है। हाँ, तो मैं वापस टॉपिक पे आ रहा हूँ। इस एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स को पढ़ने के लिए जो सबसे ज्यादा इंट्रिंसिक चीज है, क्या है वो? जल्दी बताइए। थ्योरी। अब नेटवर्क। पॉइंट सुनो ध्यान से। हम सबको लगता है कि हमें ओम्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ, ये सब आता है। अगर वो आता ना बेटा, तो मैं ये नहीं पढ़ाता, डायरेक्टली वो स्टार्ट करता। सो अगेन रिपीटिंग द थिंग, बिना नेटवर्क थ्योरी के हम एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं पढ़ सकते। नहीं पढ़ सकते। सो ये वाला एरो ठीक रहेगा आई गेस। नेटवर्क थ्योरी होकर हमारा रास्ता कहाँ जाता है? एनालॉग एनालॉग। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। को पढ़ने के लिए कोई बेसिक्स नहीं चाहिए। 11th 12th क्लास का भी बच्चा आराम से क्या पढ़ सकता है? डिजिटल। डिजिटल। उसको पढ़ने के लिए कोई डिजिटल। बेसिक की रिक्वायरमेंट नहीं है। एनालॉग को पढ़ने के लिए बिना नेटवर्क थ्योरी के पढ़ सकते हो, लेकिन जो उसका बेस या फाउंडेशन है ना, वो बहुत वीक होगा। बात स्टेटमेंट क्लियर हुई? मुझे लगता है आप सबके सब 21-22 साल से उस एज से आगे के एज के हो गए, तो हिंदी और इंग्लिश में बड़े कंफर्टेबल होंगे हम सब। तो हाँ हर एक जी वर्ड सर। जो यस हिंदी का या यस इंग्लिश का मैं यूज कर रहा हूँ, मुझे लगता है आप तक दिमाग तक जाती है ये बातें, है ना? जी सर। वेरी गुड। यस सर। यस सर।
एक टीचर कितना अच्छा है ना, उसके लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन से समझ में आ जाता है। नॉलेज का क्या करूंगा मैं, नॉलेज तो बहुत, दुनिया में बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जिनको बहुत सारा नॉलेज है, लेकिन नॉलेज को प्रेजेंट करने का तरीका सबका अलग अलग होता है, और वही जाके डिफाइन करता है कि हाउ गुड ये गुड अ टीचर यू आर। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कौन कह रहा है ये बात? रिचर्ड फेनमैन, वन ऑफ द फाइनेस्ट फिजिसिस्ट ऑफ 20th सेंचुरी ना, हाँ, वन ऑफ द फाइनेस्ट फिजिसिस्ट ऑफ 20th सेंचुरी ये बात को कह रहे हैं कि नॉलेज नॉलेज इस पे डिपेंड करता है कि आप अपनी नॉलेज को सामने वाले को जब रख रहे हो तो कितनी आसान भाषा में रख रहे हो आप। अब समझ में आ गया? जी तो सर। मेरा Yes, स्टेटमेंट sir. नहीं था, किसका स्टेटमेंट था? टीचर। रिचर्ड रिचर्ड फेनमैन का। Teacher. वो उन्होंने ये भी कहा है कि मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट था, बहुत हार्ड वर्क किया, जब चीजें हार्ड वर्क करने के बाद मुझे समझ में नहीं आती थी तो मैंने फिर पढ़ाना स्टार्ट किया। तो वही सेम इंस्पिरेशन वहां से यहां तक। अब ठीक है? जी सर। ठीक है, मूविंग अहेड। एक और टॉपिक है आपका, सेमीकंडक्टर फिजिक्स। वो जो रिसेंटली हाल ही में आपकी टॉपिक हुई होगी, ईएमटी का, ईएमटी का हाँ सर। क्लास हुआ था। हाँ सर। जी सर। तो देर इज अ 99% प्रोबेबिलिटी, मतलब ये ऑलमोस्ट श्योर है कि सेमीकंडक्टर फिजिक्स वो वाले सर पढ़ाएंगे आपको जिन्होंने ईएमटी पढ़ा है। ठीक है, बेस्ट Okay, पढ़ाएंगे। sir. पॉइंट ये है कि मान लो इफ इन केस ऐसा हुआ कि वर्कलोड उन पे ज्यादा है तो मैं पढ़ाऊंगा। सही है? जी सर। Okay, sir. वो बहुत सालों से पढ़ाते आ रहे हैं, तो बट मान लो ऐसा होता है कि वर्कलोड बहुत बढ़ गया ऑल ऑफ सडनली, तो फिर मैं पढ़ाऊंगा। अदरवाइज ये मानकर चलिए कि सेमीकंडक्टर फिजिक्स वाला जो पार्ट है वो आपके ईएमटी वाले सर ही पढ़ाएंगे, और बेस्ट पढ़ाएंगे। जैसे वो ईएमटी इतने सालों से पढ़ा रहे, वैसे ही वो इतने सालों से आपका सेमीकंडक्टर टॉपिक पढ़ा रहे। तो इट्स ऑल अबाउट लाइक अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, इट्स ऑल अबाउट लाइक अ टीम एफर्ट। जैसे इंडियन टीम खेलती है वर्ल्ड कप के लिए, हार गई थी वो मत कहना, ठीक है? वैसी कैरन डेवियर की पूरी टीम मिलकर आपको पढ़ाएगी, कोई एक जिम्मेदार नहीं है, या मैं अकेला जिम्मेदार नहीं हूँ, हम सब मिलकर रेस्पॉन्सिबल है सिलेबस कंप्लीशन को लेकर। ठीक है? ओके सर। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ सिलेबस। फिर हमारी वैसे भी क्लासेस 6:30 तक है और क्लासेस 10 मिनट्स लेट स्टार्ट हुई है, तो ये वाला पार्ट क्लियर है सबको? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. मैं एक और एडवाइस दे देता हूँ, ऐसा ना लगे कि सर ने क्लासेस बोरिंग लेक्चर दे दी। इतना याद रखो कि मैं बार बार क्लास 10th, क्लास 11th और क्लास 12th का कई बार, आप पूरे सिलेबस में कम से कम 200 बार मेरे से क्लास 11th, क्लास 12th और क्लास 10th का नाम सुनोगे। कितने बार सुनेंगे हम क्लास 10th 11th 12th का नाम पूरे सिलेबस में? 200 बार। 200 बार। हाँ, क्योंकि मैं कई बार कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल इसलिए दूंगा क्योंकि आजकल की दुनिया में ऐसा हो गया है कि हर तीसरा बंदा पढ़ना नहीं चाहता, या हर दूसरा बंदा पढ़ना नहीं चाहता। बंदा इज अ रॉन्ग वर्ड, या हर एक दूसरा स्टूडेंट पढ़ना नहीं चाहता। उसके पास रीजन क्या होता है पता है? वो हमेशा कहता है जो मैथमेटिक्स हम पढ़ रहे हैं वो आम जिंदगी में काम नहीं आ रहा है, राइट? यस सर। जैसे Yes, sir. फिर मैं कहूंगा उसी स्टूडेंट को, जो स्टूडेंट ये बात कह रहा है, कि उसको मैं कहूंगा अच्छा क्या मैथमेटिक्स पढ़ा, तो बोलेगा मैंने ये सब पढ़ा। मैंने उसको फिर कहूंगा स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होता है करके, तो वो रो देगा बताते वक्त। फिर मैं बोलूंगा तो फिर किस बात को लेकर हम तुमसे आर्ग्यूमेंट करें? तो हम जो भी मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, या जो भी हम इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं, या जो भी हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, उसका रियल लाइफ में है एप्लीकेशन। ये अलग बात है कि कभी मैं बता पाऊंगा कभी मैं नहीं बता पाऊंगा, ये दैट्स अ डिफरेंट सिनेरियो। बट रियल लाइफ में भगवान की बनाई हुई प्रकृति या नेचर को अगर आप समझना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो मैथ्स मैथ। आना चाहिए। और ये भी मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भी गैलीलियो गैलीली कह कर गए हैं। समझ में आ गया? जी सर। यस सर। हाँ, तो मैं कोई भी बातें अपने Yes. से नहीं कहूंगा, मैं सारी बातें एक्सपीरियंस के बेसिस में कहूंगा। लेट्स मूव अहेड। लेक्चर स्टार्ट है। ये डेमो क्लास आपके लिए होगा, मेरे लिए ये नॉर्मल रूटीन की क्लास है। सब्जेक्ट का नाम बताइए, ये सब्जेक्ट ही है हमारे लिए। Network. स्टार्टिंग का मेरे को ना पेशेंस लेवल चाहिए, 8 घंटे का। और ये टोटल टॉपिक आपका जो चलेगा वो पहले बता दे रहा हूँ, ये जो टोटल टॉपिक चलेगा वो लगभग लगभग 22 घंटे का कमिटमेंट दे सकता हूँ मैं। 22 से लेकर 23 घंटे में हमें कंप्लीट करना होगा, क्योंकि बिकॉज हमें सिलेबस में आगे भी चलना है ना? हम्म।
हाँ मैं सर। आपसे पेशेंस लेवल कितने आवर्स का मांग रहा हूँ? 8 घंटे का। जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं इस बात का भी ध्यान रखता हूँ कि मेरे इंग्लिश के शब्द कितने क्लियर है करके। पेशेंस को ना हम SERENE के भी नाम से जानते हैं। आप ये मत कहना कि सर आप इंग्लिश के शब्द क्यों सिखा रहे हो हम लोगों को। जब भी कहीं ना कहीं इंटरव्यू दोगे या इंटरेक्ट करोगे, और बिना बात करे इंसान रह नहीं सकता, क्योंकि बचपन में पढ़ा था मैन इज ए सोशल एनिमल, या ह्यूमन बीइंग इज ए सोशल एनिमल। तो बिना बात करे रह नहीं पाओगे। जिस हिसाब से टाइम की डिमांड है, हमें एक लैंग्वेज से हमारी बात नहीं बन सकती। सब लोग इंग्लिश को क्रिटिसाइज करेंगे, कुछ लोग हिंदी को क्रिटिसाइज करेंगे, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें इवेंचुअली सारी भाषाओं को रेस्पेक्ट करना चाहिए। प्लस इस बात का भी ध्यान देना चाहिए कि इंडिया में इंग्लिश लैंग्वेज अब वन ऑफ द प्रोमिनेंट लैंग्वेज हो चुका है। तो कभी मैं अगर इंग्लिश के शब्द के साथ हिंदी के शब्द यूज करूंगा, तो बेसिकली मुझे इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाना है। समझ में आ गया? यस यस सर। सर। ठीक है, तो देखो अभी मेरे को 8 घंटे का पेशेंस लेवल चाहिए। हाँ ओके। और ये जो नेटवर्क थ्योरी वो कितने देर चलेगा? 22 से 23 घंटे। इक्वल टू RL। रटा हुआ ओम्स लॉ नहीं बताना है आपको। क्रैमिंग, CRAMING, व्हाट डू यू मीन बाई क्रैमिंग? रेक्टिफिकेशन। हाँ, रट्टाफिकेशन नहीं चाहिए। रटने से आपका JRF एग्जाम नहीं निकलेगा। शांत होकर इस बात को इसलिए कह रहा हूं ताकि आपको हाइपर ना लगे। आपका JRF एग्जाम आपकी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस में निकलेगा। क्लियर हो रहा है? यस सर। गुड। यस सर। नेटवर्क थ्योरी में देखो, ये 3 चीज चलेगा। आपने क्लास 12th में, मैं बोला था ना, क्लास 12th, क्लास 10th, क्लास 11th का कई बार नाम लिया जाएगा। सुनो, ये 3 चीज पढ़ने में हमें कितना वक्त लग रहा है? 23 आवर्स। इसका मतलब आपने अब तक कुछ नहीं पढ़ा। सॉरी टू से दैट, बट दैट्स अ ट्रूथ। ठीक है। ओके सर। इस कैपेसिटर का नाम क्या है? इस कैपेसिटर का नाम क्या है? अगर आप मेरे स्टूडेंट हो तो बता पाओगे, अगर आप मेरे स्टूडेंट नहीं हो पोलराइज्ड। तो चांसेस कम है। पोलराइज्ड कैपेसिटर। एग्जैक्टली क्या नाम है इसका? पोलराइज्ड कैपेसिटर। तो कैपेसिटर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरली डिस्कशन करते हैं क्या? कुछ याद होगा आपको? यस सर। स्पेलिंग गलत हो सकता है, टेंशन मत लेना उसका। हम कैपेसिटर की, मतलब कैपेसिटेंस की यूनिट रिस्पेक्टेड माइकल फेरेडे के नाम से रखते हैं। याद आ रहा है? यस सर। कैपेसिटेंस की यूनिट क्या है? फैराडे। फेरेड। आप इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ते हो? यस सर। वहां से एक एलिमेंट मिला हुआ है नेटवर्क थ्योरी को। उस एलिमेंट का नाम बताइए। इलेक्ट्रोस्टैट से एक एलिमेंट मिला गया है इलेक्ट्रॉनिक्स में। चार्ज। नहीं, कैपेसिटर। ठीक है। मैग्नेटोस्टैट्स, उससे हमें एक एलिमेंट मिला है, नाम क्या है? इंडक्टिव कॉइल। कॉइल नहीं कहोगे आप। इंडक्टर सर। कॉइल में और इंडक्टर में और चोक में जो अंतर है, आपके बिना कहे आपको बता दिया जाएगा। टेंशन मत लो आप। ठीक है। जी सर। जी सर। गुड। करंट इलेक्ट्रिसिटी याद है क्लास 12th का? करंट हाँ सर। इलेक्ट्रिसिटी। या हाँ ठीक है, करंट क्या? करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी से हमें इलेक्ट्रॉनिक्स में, एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है वो, नेटवर्क थ्योरी है। नेटवर्क थ्योरी में एक एलिमेंट मिला गया हमें। तीनों के तीनों पैसिव एलिमेंट है, मैं लिखा दूंगा, टेंशन मत लो। फर्स्ट क्लास है, धीरे धीरे मैं बताऊंगा। जी उससे एक सर। एलिमेंट मिला, क्या नाम है उसका? रेजिस्टर। रजिस्टर। रेजिस्टेंस उसकी प्रॉपर्टी है
रजिस्टर उसका नाम है दोस्तों, ठीक है। Yes, sir. एक प्रॉमिस चाहिए, कोई भी स्टूडेंट वो नहीं पढ़ेगा, क्लास 12th की बुक नहीं पढ़ेगा। जब जरूरत पड़ेगी तो मैं बता दूंगा आपको कौन सी बुक पढ़नी है, ठीक। Yes, sir. सर मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्लास 12th की बुक पढ़ लूँ क्या? नहीं चाहिए भाई, आप जो भी पढ़ोगे उसमें कुछ ना कुछ फ्लॉज होंगे, FLAWS, मतलब कुछ ना कुछ कमियां कमी होंगी है। उसमें, एग्जैक्टली। अब आ सर जाओ। नेटवर्क थ्योरी के लिए कोई दूसरी बुक पढ़नी पड़ेगी? नहीं नहीं, कोई बुक नहीं पढ़ना आपको, मैं खुद 2 बुक पढ़ के पढ़ा रहा हूँ आपको। फॉरेन ऑथर की नाम बता देता हूँ, अलेक्जेंडर साडुकू एंड हीट एंड कैमली, और उन दोनों बुक को मैं ये बात कहता हूँ, बड़ा कहते वक्त मुझे बहुत सोचना पड़ता है कि इंडिया में किसी टीचर को वोल्टेज लिखने का तरीका नहीं पता। साबित करूं? हाँ सर। चलो मैं प्रूव कर लेता हूँ, लेट्स सी। द ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ वोल्टेज इज दिस वन। इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा लगा सुनकर? Sir, sounds different. एग्जैक्टली तो याद रख लेना, मैं बुक्स पढ़कर पढ़ा रहा हूँ, और बुक्स पढ़ते पढ़ते मेरे को काफी साल हो गए। मैं नोट्स से नहीं पढ़ाता। हाँ, अब मैं बात करता हूँ क्या है। देखो बेटा, जब जब मैं ऐसे लिखूंगा ना, ये वी मैं ऐसे लिखता हूँ हमेशा, ये स्मॉल वी है। सुनते जाइएगा, आपको ना 20-25 क्लास लग जाएंगे सर की रिप्रेजेंटेशन को समझने के लिए। अभी जो मैं वी लिख रहा हूँ, ये वी और ये वी दोनों बराबर है, तो इसको आम जिंदगी में हम क्या कहते हैं? वोल्टेज इज टाइम डिपेंडेंट ना? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. तो दिस वोल्टेज इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। बट पॉइंट ये है कि हर सब्जेक्ट में भाषा बदल जाती है, हर सब्जेक्ट में जी लैंग्वेज सर। बदल जाता है। क्वांटम की अलग लैंग्वेज है, क्लासिकल की अलग लैंग्वेज है, इलेक्ट्रॉनिक्स की अलग लैंग्वेज है। सो आज के बाद से जब भी मैं ऐसे लिखूंगा, आप कहोगे इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। इंस्टेंटेनियस क्या? Voltage. वोल्टेज। इंस्टेंटेनियस का मतलब है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी कैन टेल यू द वोल्टेज, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी कैन टेल यू द, बताइए, वोल्टेज। सही है? कहिए आगे, क्या लिखा है ये? current, Current. बेटा करंट, करंट नहीं। जब आप पहली पहली बार आए हो, हमारी मुलाकात पहली पहली बार हुई है ना? yes sir, एग्जैक्ट। ये कौन सी बच्ची है ये? कौन सी क्लास में हो बेटा? last pass out of ओ नहीं, आपकी आवाज ऐसा लग रहा है कोई 10th क्लास की स्टूडेंट क्लास अटेंड कर रही है ना, इसीलिए ना, ठीक है। singer हूँ तभी, क्या है? singer हूँ तभी ऐसी आवाज है। हाँ, तो बड़ी Finger. बहुत खुशनसीब होते हैं उनकी लोग जिनकी आवाज बड़ी क्यूट होती है। अब जैसे मेरा आवाज देखो ना कितना खराब नहीं नहीं सर। है ना? तो वो खुशनसीब है वो लोग जिनकी आवाज बड़ी क्यूट है एंड सॉफ्टली निकलता है। मैं ट्राई करता हूँ कि मेरी आवाज और स्मूथ हो जाए, बट नहीं हो पा रहा है। देखो यहाँ पे बेटा, जब हम लर्निंग फेज में है ना, तो हम आई को पहली बात तो इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे आज की क्लास तक। इसके बाद करंट ही करंट है। मेरा ऐसा मानना है कि करंट तो वो भी है जो शाहरुख खान के घर में जो करंट आ रहा है सी बीच से होते हुए। अरे सी ब्रीज, BREEZE। Yes sir. हाँ, हवाएं। तो वो जो है वो कन्वेक्शन करंट है। कन्वेक्शन सुना होगा हम लोगों ने क्लास Yes 11 sir. 12 में। Yes sir. फिर डिस्प्लेसमेंट करंट भी सुना होगा। Yes sir. और हमारे लिए जो करंट है वो क्या करंट है? इलेक्ट्रिक करंट। तो आज की क्लासेस में बस हमारे करंट को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट। फिर बाद में समझ में आ जाएगा कि हाँ, सर के कहने का मतलब है वो नेटवर्क थ्योरी की करंट की बात कर रहे हैं।
समझ में आ गई बात? Yes. Yes, sir. आप मैथ्स में आयोटा को ये कहते हो, अब भूल जाइए, अब बिल्कुल भूल जाइए। ये कहाँ होता है? Imaginary number. इन मैथ्स। बट अब इलेक्ट्रॉनिक्स में आयोटा नहीं है, क्या है वो? समझ में आ गया? इलेक्ट्रॉनिक्स में आई लिख ही नहीं सकते आप इमेजिनरी क्वांटिटी के लिए। क्या लिखेंगे आप? J. जे। ठीक है, तो इमेजिनरी चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक्स में आई नहीं यूज करते, क्या यूज करते हैं? जी। सो अब ये बताइए, व्हाट आई मीन टू राइट फ्रॉम दिस वन, इसका नाम क्या है? करंट। करंट, Current. ओके। पूरा नाम बताइए Electric current. आगे। इंस्टेंटेनियस Instantaneous इंस्टेंटेनियस current. करंट। जब भी मैं छोटा v लिखूंगा तो टाइम डिपेंडेंट वोल्टेज, जब भी मैं छोटा i लिखूंगा टाइम डिपेंडेंट करंट, जब भी मैं छोटा p लिखूंगा स्मॉल p लोअर केस p, क्या मतलब उसका? टाइम डिपेंडेंट पावर। ये लिख लिया? नहीं। लिखो, टेक टाइम एंड राइट कंप्लीटली, एंड दिस इज नथिंग बट अगेन ये vt क्या है? इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। आप में से कितने लोग मुझे जानते हैं? नो वन। Yes, जानते sir. हैं। जानते हैं सर। जानते हैं। कैसे, आज की क्लासेस के पहले जानते थे या आज से जान रहे हो? पहले। पहले से। कैसे, गुलशन नाम तो सुना ही होगा ऐसा? नहीं सर। यस सर। कोई किस्सा जिसके थ्रू नाम सुना आपने? मेरी फ्रेंड ने क्लासेस ली थी आपकी, उसने बताया था। ओके। सर Yes, sir. इंस्टाग्राम पे follow आप में से। इंस्टा पे फॉलो कर रखा हाँ है। सर, इंस्टा पर भी। तो मतलब स्टूडेंट बनने से पहले इंस्टा में फॉलो कर लिया था, वाह, ये अच्छी बात है। इधर वो आ जाओ लोग यहाँ पे। तारीफ करते थे आपकी, इसलिए कर लिया था। कौन तारीफ करता था? मेरी फ्रेंड्स। भैया तारीफ उस खुदा की जिसने ये जहां बनाया, ठीक है? आपको स्टूडेंट और मुझे टीचर बनाया, ठीक है? ओके, वाह वाह करो ना यार आप लोग। वाह वाह। हाँ बस हो गया, इतना हुआ अभी। ये बताओ, व्हाट्स दिस कैपिटल वी रिप्रेजेंटिंग यू? एक्सटर्नली अप्लाइड वो फिक्स्ड वोल्टेज है वोल्टेज। बेटा, वो कैपिटल वी मतलब एम्पलीट्यूड है। अब आगे बताता हूँ मैं, ये सिग्मा का यूनिट क्या होगा? सिग्मा का यूनिट क्या होगा? सेकंड। सेकेंड इनवर्स मतलब फ्रीक्वेंसी। सिग्मा का नाम बताओ चेक करके, सिग्मा का नाम बताइए चेक करके। नेपियर फ्रीक्वेंसी। नेपियर फ्रीक्वेंसी, परफेक्ट। ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। कॉस को नहीं, कॉस को बताने की जरूरत नहीं है, कॉस एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। समझ में आ गया? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसको बाद में हम मॉडिफाई कर लेंगे कि ओमेगा जीरो होगा तो क्या होगा, ठीक है? सिग्मा अगर जीरो होगा तो क्या होगा, ये बाद में हम देख लेंगे। तो व्हाट इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वोल्टेज? v e raised to the power of sigma t cos of omega t plus पाई। पाई क्या होगा? फेज। ठीक है, इसको हम एसी एनालिसिस के टाइम पे स्टडी कर लेंगे, ओके? यस सर। सिग्मा का नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसे अगर आप सिग्मा से नाम पूछोगे ना तो जनरली कई बार फोरियर ट्रांसफॉर्म या फोरियर सीरीज, सॉरी लैपलास ट्रांसफॉर्म पे डैम्पिंग फैक्टर या डैम्पिंग कोफिशिएंट का नाम लिया जा सकता है, बट वो अलग है और ये अलग है।
वहां पे S इज इक्वल टू सिग्मा प्लस जे ओमेगा पढ़ते हो अगर आप पढ़ चुके हो तो। अदरवाइज हम बेहतर ये होगा हम आगे की बात डिस्कशन ना करें, वरना क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट लोग को लगता है कि हम बहुत बेसिक से पढ़ेंगे, ये बीच बीच में आगे क्यों चला जाते हैं। समझ में आया? सर ये दोनों फ्रीक्वेंसी में क्या फर्क है, ये नेपर और एम? ये बेटा ये एक्सपोनेंशियल फ्रीक्वेंसी है जो लॉस को रिप्रेजेंट करेगा, और ये आपका ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी है। ये जो ओमेगा है ये कांस्टेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और वो जो फ्रीक्वेंसी बता रहा है वो एक्सपोनेंशियल डिके कितने फास्ट रेट से हो रहा है वो बता रहा है। अभी भी नहीं क्लियर हुआ? क्लियर सर, क्लियर। ये मिलेगा आपको आने वाले टाइम पे, तब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्या पढ़ रहे थे हम? क्या पढ़ रहे थे हम बताइए? नहीं याद आ रहा है ना? नेटवर्क थ्योरी सर। नहीं। Ohm's law. कब आया था ओम्स Ohm's लॉ? law. बिना गूगल सर्च करे बताना, क्योंकि गूगल सर्च आपका गलत आंसर देगा। चलो बताओ। सर याद नहीं है। जब हम उम्मीद भी नहीं कर सकते तब, 1826. इतना पहले, तब ओम्स लॉ आया था, और बिना ओम्स लॉ के हम एक स्टेप इलेक्ट्रॉनिक्स में आगे नहीं जा सकते। समझ में आ गई बात? ओम्स में देखना, एक ओम्स लॉ में हमेशा एक हम ग्रीक रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं, किसी को याद है? Ohm. Sine. Omega. ये Omega. ग्रीक ओमेगा है, क्या नाम है इसका? Greek omega. Greek Good. omega. ये हम लोग ना एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में कई बार हम फ्रीक्वेंसी को भी रिप्रेजेंट करते हैं। ओमेगा मतलब नाम से ही बड़ा क्लियर हो जाता है कि फ्रीक्वेंसी है वो। हमारे लिए ये ओमेगा का मतलब क्या है अब? Greek. हमारे लिए ये ओमेगा का क्या मतलब है? रेजिस्टेंस की यूनिट। हमारे लिए इस ओमेगा का क्या मतलब है बेटा? Resistance की यूनिट. बट ग्रीक लेटर्स में क्या कहते हैं हम इसको? ओमेगा। ओम्स लॉ का स्टेटमेंट किसी को याद है तो बताओ, या हिंदी में बताओ, इंग्लिश में बताओ, जो आपको ठीक लगे उस लैंग्वेज में बताओ। At constant temperature, we use the proportional device. देखो, भाड़ में गया टेम्परेचर, भाड़ में गया प्रेशर, भाड़ में गया फिजिकल क्वांटिटी। वो पता है ठीक कहाँ लगता है? कॉलेज लाइफ में। सही है। हमने वाइवा दिया है कॉलेज लाइफ में, हमने स्कूल लाइफ में भी वाइवा दिया है। तो जो Yes. सामने वाला जो एक्सटर्नल हुआ करता था ना, वो सोचता था बाद में इसने फिजिकल क्वांटिटी कहा या नहीं कहा। अरे भाई, फिजिकल क्वांटिटी टेम्परेचर टू बी केप्ट कांस्टेंट वो वहां नहीं, दुनिया के हर लॉ में होता है। समझ में आ गया? लगभग वर्ल्ड के सारे लॉज में मोर और लेस बहुत सारी पैरामीटर्स को कांस्टेंट रखना पड़ता ही है। तो ये ओम्स लॉ में मोर स्पेसिफिक क्या है? कुछ भी नहीं। समझ में आ गई बात? जी सर। अगर आप ये कह रहे हो कि सर ये है हमारे कहने का मतलब, तो बार बार मैं किस बात को लेकर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखूं यार? टेम्परेचर तो कांस्टेंट होना ही चाहिए। लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा होगा आपने। लॉ ऑफ मास एक्शन बिल्कुल पढ़ा होगा, कहाँ पे? सेमीकंडक्टर फिजिक्स में। उसमें भी यही लिखा है कि टेम्परेचर टू बी केप्ट कांस्टेंट। तो ये बार बार जो हमें कॉलेज के टीचर्स कहते हैं ना कि कीपिंग द फिजिकल पैरामीटर टू बी कांस्टेंट, उसका इतना तनाव मत लिया करो। आप बताओ आप किसके फेवर में हो? कौन सा ओम्स लॉ कहना चाह रहे हो, वो वाला ये वाला? Weismann. पति आई. हाँ, First one. ये फर्स्ट वाला. ये क्या तो? सुनो ध्यान से। अगर मैं ऐसे कर रहा हूं, मतलब क्या है? मैं करंट को बढ़ा रहा हूँ। Increase. वोल्टेज क्या हो रहा है? ठीक. Increase. इसको कहते हैं डायरेक्ट रिलेशन। बताता हूं कहां पे है।
8वीं क्लास की मैथ्स की एनसीईआरटी बुक का शायद तक 12वां चैप्टर यही है, 12वां या 10वां, व्हाटएवर। उसमें लिखा हुआ है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रिलेशन। किसी को याद है? Yes, sir. Direct and inverse proportionality. एग्जैक्टली मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब वही है कि इसको बढ़ाएं तो वो घट जाए। जैसे मान लो मैं स्पीड को बढ़ाऊंगा तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम कंजम्पशन कम। घट जाएगा, हाँ। वो है हम्म। इनडायरेक्ट रिलेशन। करंट को बढ़ाओगे तो वोल्टेज बढ़ेगा, इट इज अ डायरेक्ट रिलेशन। रिलेशन। सर अगर इफ इन केस करंट घट रहा है, इफ इन केस करंट को मैं घटा दे रहा हूं, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का पूरा बेस सिर्फ दो ही लॉ पे डिपेंडेंट है बेटा। इस बात का ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉनिक्स लगभग लगभग 90 घंटे चलेगा। 100 घंटे मान लेता हूं मैं, ठीक है, 100 आवर्स मान ले इलेक्ट्रॉनिक्स। सर 100 घंटे में डिजिटल को हटा दो, लगभग लगभग 27 घंटे से लेकर 30 घंटे, 70 घंटे तक दो ही लॉ काम करेगा। एक किरचॉफ्स लॉ, करंट और वोल्टेज, दूसरा ओम्स लॉ। तो अगर आपको लग रहा है सर ये क्या पढ़ा रहे हो, मैं जानता हूं, मैं आपसे ज्यादा जानता हूं, हाँ हो सकता है आप मेरे से ज्यादा जानते हो, 8 घंटे के बाद ये जो आपका भ्रम है या फैलेसी है वो खत्म हो जाएगा। इसलिए प्लीज इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो मैं पढ़ा रहा हूं ना वो पूरा का पूरा बेस है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में। अगर आई घट रहा है तो वी क्या हो रहा है? भी कट रहा है। हाँ, तो ये छोटा वाला वी है, दैट मीन्स टाइम डिपेंडेंट इज इक्वल टू आर इंटू आई। सो स्टेटमेंट ये था कि अगर हम किसी लीनियर एलिमेंट के अक्रॉस अगर हम करंट को बढ़ाएंगे तो वोल्टेज बढ़ेगा, लेकिन आज जब आप कहते हो तो आप कहते उल्टा हो। ये आपकी बेवकूफ़ी है या टीचर की बेवकूफ़ी है? बेवकूफ़ी वाला वर्ड पहली क्लास में कहना नहीं चाहिए, बट आई एम बीइंग फोर्स्ड और कंपेल्ड टू यूज सच काइंड्स ऑफ वर्ड्स इन क्लास। आई कांट डू लाइक इनजस्टिस टू माय स्टूडेंट, राइट? गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। यस सर। याद रख लेना, आप कहते क्या हो पता है, वोल्टेज को बढ़ाने से करंट बढ़ता है, बट लिखते उल्टा हो। तो करेक्ट बता रहा हूं मैं, करेक्ट ये है कि अगर हम किसी लीनियर एलिमेंट के अक्रॉस करंट को बढ़ाएंगे तो प्रोपोर्शनली वोल्टेज क्या होगा? बढ़ेगा। इंक्रीज बढ़ेगा। ये लिखा है ओम्स लॉ। लेकिन आप कहते क्या हो कि व्हेन वोल्टेज इंक्रीजेस करंट इंक्रीजेस, राइट? यही कहते हो ना? ये अब बताओ इस ओम्स लॉ के बारे में आपको क्या कहना है? दोनों ओम्स लॉ 200% सही है। कोई भी मेरे को एम्बिग्यूटी या परप्लेक्स्ड या डाइसी सिचुएशन नहीं चाहिए। एकदम करेज ऑफ कन्विक्शन के साथ कहिए कि दोनों के दोनों क्या है। सही है। और मैथमेटिक्स इस बात को एग्री करता है, ए प्रोपोर्शनल टू बी, दैट मींस व्हेन बी इंक्रीजेस ए इंक्रीजेस, एंड वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू इन मैथमेटिक्स। ठीक है। सो दिस आई इज इक्वल टू कैपिटल जी इनटू व्हाट? बताओ, कैपिटल जी इनटू व्हाट? स्मॉल पी। कंडक्टेंस। हाँ, तो बेटा ओम्स लॉ ये दोनों के दोनों ओम्स लॉ है, और मुझे कोई डाउट नहीं चाहिए मेरे स्टूडेंट्स के अंदर। हाँ सर आपने कह दिया, बात सही है, दोनों ओम्स लॉ है। एक करंट को रेस्पॉन्सिबल ठहरा रहा है, एक वोल्टेज को रेस्पॉन्सिबल ठहरा रहा है। हमको क्या लगता है पता है, हम रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं इंडिपेंडेंटली, हम रजिस्टर के अक्रॉस करंट को भी बढ़ा सकते हैं इंडिपेंडेंटली। ये जो फोन में जो बैटरी लगी है वो करंट सोर्स है या वोल्टेज सोर्स है? करंट सोर्स। वोल्टेज एग्जैक्टली, करंट सोर्स है वो। मतलब मैं चाहूं तो करंट को बढ़ा सकता हूं इररेस्पेक्टिव ऑफ वोल्टेज, मैं चाहूं तो वोल्टेज को बढ़ा सकता हूं इररेस्पेक्टिव ऑफ करंट। करंट। तो हमें दो सोर्सेस पढ़ने हैं पूरे सिलेबस में, करंट सोर्स, और वोल्टेज वोल्टेज सोर्स। सोर्स। वोल्टेज सोर्स। जब मैं करंट सोर्स पढ़ाऊंगा तो ये प्रूफ हो जाएगा बहुत आराम से, जब मैं वोल्टेज सोर्स पढ़ाऊंगा तो ये प्रूफ हो जाएगा, दोनों ओम्स लॉ है। अब आपको मानना है तो मानो, और अगर नहीं मानना है तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा, मैं नेगेटिव वर्ड्स नहीं कहूंगा। नहीं मानना है आपकी श्रद्धा है, आपकी उम्मीद है, मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो। बट अलेक्जेंडर साडुकू में परफेक्ट लिखा हुआ यही दोनों चीजें, इसलिए मैं हमेशा एच.सी. वर्मा के अगेंस्ट बात करूंगा, मतलब मैं बुक के अगेंस्ट बात करूंगा। तो फिर आप ऑफेंडेड फील मत करना, मैं पहले ही क्लास में इस बात को बड़ा क्लियर रख दे रहा हूँ।
कि जब मैं कहूंगा क्लास 12 की बुक्स को मत फॉलो करो, इसका मतलब नहीं फॉलो करना है। जब मैं कहूंगा ये वाली बुक से ये वाली चीज पढ़कर आओ, नहीं पढ़कर आओगे तो चलेगा, पढ़कर आओगे तो भी चलेगा, बट पॉइंट ये है कि फिर मैं कथित रूप से कह पाऊंगा कि हाँ देखो उस बुक्स में ये बातें लिखी हुई करके। समझ में आ गई बात? सर इंडिपेंडेंटली मतलब जैसे क्या कहना चाह रहे हो? इंडिपेंडेंट का मतलब है ये, अगर मैं करंट बढ़ा रहा हूँ तो मेरे को वोल्टेज से कोई मतलब नहीं है, वो करंट सोर्स है। अगर मैं वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ तो मुझे करंट से कोई मतलब नहीं है, वो वोल्टेज सोर्स है। लेकिन मैं ये तभी बता सकता हूँ जब मैं टाइप्स ऑफ सोर्सेस आपको पढ़ाऊँ। ठीक है? यस सर। ठीक है। आप बताओ कि हम लोगों को ये कैरेक्टरिस्टिक लग कैसे रहे, लीनियर और नॉन लीनियर? लीनियर है सर। एग्जैक्टली। हम लोग को एक कैरेक्टरिस्टिक कैसा लग रहा है? लीनियर। वाई का नाम क्या है? हाँ, वोल्टेज भी। ऑर्डिनेट। ओके सर। एम का नाम क्या है? स्लोप। स्लो। नहीं, जी सर। स्लोप तो पूरी दुनिया कह रही है, और आप भी स्लोप कह रहे हो, मतलब आप में और दुनिया में ज्यादा कुछ फासला नहीं है। अब कहो। टेंजेंट। टेंजेंट। साबित करना है क्या वो टेंजेंट क्यों है करके? अरे भाई बहुत सिंपल है, डी वाई बाई डी सर। एक्स, एंड डी वाई बाई डी एक्स दैट मीन्स टेंजेंट, दैट मीन्स स्लोप, दैट मीन्स टेन थीटा, दैट मीन्स व्हाट? And टेन। सर यश। नेक्स्ट वन, मूविंग अहेड एंड टॉकिंग अबाउट दिस वन, व्हाट्स एक्स? एमसी सर। एब्सिसा। हालांकि वो एब्सिसा एक्सिस है एंड ऑर्डिनेट एक्सिस है, बट ठीक है, एक्स को हम एब्सिसा कह पा रहे हैं, चलेगा? यस सर। वो जो पता है, एक बात बताता हूँ मैं आपको, एक रेने डिस्कार्टे या डेकार्टे, कुछ लोग डेकार्टे कहते हैं, कुछ लोग डिस्कार्टे कहते हैं, तो ठीक है जो भी कहना है कहो। एनसीईआरटी में उनका जिक्र किया गया है। बोल रहा है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो आप पढ़ते हो ना, x1 y1 x2 y2 x3 y3, या x1 y1 z1 x2 y2 z2, वो उन्हीं की देन है। वो बेड में लेटे हुए थे, उन्होंने किसी मकड़ी या किसी इंसेक्ट को ऐसे मूव करते देखा, और उनके दिमाग में ये ख्याल आया, यार ठीक है चलो कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं। ये बुक में लिखे हुए। बट उसके बारे में सबसे खराब बात क्या है पता है? उन्होंने कहा था कि विमेन आर द मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट ऑफ गॉड। देखो मैं बता देता हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं यूपीएससी की फील्ड में नहीं हूँ, वरना यूपीएससी के टीचर आज की तारीख में बाहर रहते हैं, क्योंकि यस सर। इट्स ऑल अबाउट लाइक पढ़ने की बात है ना बेटा। जितना द मोर यू स्टडी द मोर यू लर्न। और मेरा एक बात पे बड़ा क्लियर इंटेंशन है, जिस इंसान का सर बुक के सामने झुका होगा तो पूरी दुनिया उसके सामने झुक सकती है ना, नॉलेज के रिगार्डिंग। अगर आप नॉलेज की रेस्पेक्ट करते हो तो, पता है नॉलेज की रेस्पेक्ट वही इंसान कर सकता है जिसके दिल में अब्दुल कलाम साहब के लिए और स्वामी विवेकानंद जी के लिए रेस्पेक्ट है। वही इंसान टीचरों की रेस्पेक्ट अच्छे तरीके से कर सकता है। चलो चलो छोड़ो उसको, बात उसकी नहीं कर रहा था मैं बता रहा था रेने डिस्कार्टे पहला ऐसा मैथमेटिशियन है। पहले याद रख लेना, बहुत पहले सिर्फ मैथमेटिशियन, फिर बाद में मैथमेटिशियन प्लस फिजिसिस्ट, फिर बाद में क्या वो पता है, तू मैथमेटिशियन भी है, मतलब तू मतलब आप मैथमेटिशियन भी है, तू फिजिक्स भी है, तू केमिस्ट भी है। केमिस्ट एक वर्ड खराब नहीं है, लोग गलत तरीके से उसकी व्याख्या कर देते हैं। केमिस्ट की दुकान से पैरासीटामोल ले, वो केमिस्ट नहीं है। तुम्हारा जो फ्रेंड जो केमिस्ट्री पढ़ रहा है ना, एमएससी बीएससी पीएचडी, वो केमिस्ट है। आप फिजिसिस्ट हो, मैं इंजीनियर हूँ, और सच में इंजीनियर हूँ मैं। ठीक है? तो आप जब कहते हो ना केमिस्ट की दुकान से दो पैरासीटामोल ले, वो केमिस्ट की दुकान नहीं है भाई, वो ड्रगिस्ट की दुकान है। मेडिकल कह लो, फार्मेसी कह लो। इंडिया में ना लोग पता है बहुत जल्दी गलत चीजों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। समझ में आ रही है बात? यस सर। कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो रेने डिस्कार्टे के बारे में मैं ये जानता हूं कि उन्होंने ही कोऑर्डिनेट सिस्टम पूरे वर्ल्ड को दिया है। ठीक है? जी सर। लेट्स ड्रॉ द ग्राफ। जो ग्राफ बनाते वक्त आप इनकरेक्टली ग्राफ बनाते हो ना, उसको पहले देखो। जब भी किसी सब्जेक्ट में आप ग्राफ बनाएंगे, चारों के चारों क्वाड्रेंट देखो, दिखाई दे रहा है चारों क्वाड्रेंट?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, ठीक। sir. इलेक्ट्रॉनिक्स में गलती आप करोगे, पहले बता दे रहा हूं। ये है एलेक्जेंडर साडुकू में, हिट एंड केमिनली में फर्स्ट क्वाड्रेंट को फोकस किया हुआ है, बट हमें सारे क्वाड्रेंट को फोकस करना है। हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो एक स्ट्रेट लाइन है, कहाँ से गुजर रहा है, ओरिजिन। Origin. इसको ना आप लोग क्या करते हो पता है, सर वो 0 0 से पास हो रहा है। 0 0 से नहीं पास हो रहा है भाई, वो ओरिजिन से पास हो रहा है। ठीक है, कहाँ से पास हो रहा है? ओरिजिन। तो अब मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, दिस इज कैपिटल वाई एक्सेस। कौन सा एक्सेस? कैपिटल वाई। दिस इज कैपिटल एक्स एक्सेस। और दोनों एक्सेस जब मिल जाते हैं तो प्लूरल में क्या कहलाते हैं? एक्स ई ए एक्स ई एस कहलाते हैं। ठीक है, बट अब हम बार बार ये नहीं करेंगे, हम कहेंगे ये y है और ये x है। व्हाट इज दिस? व्हाट अबाउट tan थीटा? tan theta tangent मैं इसी ग्राफ को मॉडिफाई कर दे रहा हूँ। एक्चुअली ये किसके बीच का ग्राफ है? pi आपके पूरे सिलेबस में मैं यही काम करूंगा। क्या स्ट्रेट लाइन। आपके पूरे ओपैम्प जब हम पढ़ेंगे तब भी हम क्या पढ़ेंगे? वाई बराबर mx। हम जब डायोड पढ़ेंगे तब? अभी ये पढ़ेंगे। वेरी गुड। लेकिन आपको ये लग रहा होगा कि डायोड तो नॉन लीनियर है। हम्म, ये जेने डायोड, ये बीजेटी, ये ओपैम्प। पूरे सिलेबस में सबसे इंटरेस्टिंग मैथमेटिकल पार्ट क्या रहेगा? वाई इक्वल टू mx। इसलिए यहां से सिलेबस स्टार्ट हो रहा है। लिख के बता रहा हूँ, यहीं पे सिलेबस खत्म होगा 90 घंटे बाद, 100 घंटे बाद अप्रोक्स। सर जो डायोड है वो फॉलो करता है लॉ को? डायोड क्या? मैं पूछ रहा हूँ सर, मतलब हाँ हाँ, क्या फॉलो डायोड क्या? करता है हाँ हाँ, मेरे को लॉ भी को? बड़ा मजा आ रहा है, ऐसा इंटरेक्ट करता है तो मजा आता है। कहिए। वो सर फॉलो करते हैं अरे लॉ को? हम फॉलो करवा देंगे, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? नहीं सर, एक्चुअली मैं पढ़ा रहा था किसी देखो को। बेटा, मेरे को पता है आप पढ़ रहे होगे, मैक्सिमम से मैक्सिमम आप पढ़ रहे होगे रेस्निक हेलिडे, यही पढ़ रहे होगे, राइट? या आप पढ़ रहे होगे एच सी वर्मा। ठीक है, तो रेस्निक हेलिडे को रेफरेंस मानकर चले। उसमें क्या लिखा है पता है? कि वी कैनॉट अप्लाई ओम्स लॉ फॉर अ पीएन जंक्शन ऑब्लिक पीएन जंक्शन डिवाइस ऑब्लिक नॉन लीनियर डिवाइस ऑब्लिक नॉन लीनियर एलिमेंट। यही लिखा है। डायोड इज एन एग्जांपल ऑफ जी नॉन सर। लीनियर एलिमेंट। जी सर। ठीक है, जब आप स्मॉल सिग्नल पे जाते हो ना बेटा, तो दुनिया का हर नॉन लीनियर डिवाइस एक लीनियर डिवाइस ही काम करता है। सुनो बात ध्यान से। सर रिपीट करना, क्या बोला? जब हम स्मॉल सिग्नल मॉडलिंग करेंगे या लार्ज सिग्नल मॉडलिंग करेंगे, लार्ज सिग्नल मॉडलिंग में तो कम, ध्यान से सुनिएगा, लार्ज सिग्नल मॉडलिंग कम, मेजॉरिटी जब हम स्मॉल सिग्नल मॉडलिंग करते हैं तो दुनिया का हर डिवाइस लीनियर ही है। सर्कल भी एक स्ट्रेट लाइन ही है। धरती गोल है बट दिखाई तो फ्लैट देती है। अब सही है? जी अभी सर। भी नहीं क्लियर हुआ? ठीक है। ठीक है, हो जाएगा क्लियर, आप टेंशन मत लो। बट अभी स्टार्टिंग फेज है ना बेटा, तो मुझे कुछ एग्जांपल्स देने पड़ेंगे। कि मैं वो सब पॉइंट्स को इसलिए हाईलाइट कर रहा था क्योंकि पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स को आप बेसिकली इंटीग्रेटेड या लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। अब जब लीनियर वाला वर्ड यूज कर ही रहे हो तो यही तो है लीनियर, इसलिए मैं उस बात को कह रहा था। तो टेंशन मत लो, सिलेबस जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा आपको y इज इक्वल टू एम एक्स और y इज इक्वल टू एम एक्स में डिफरेंसेस, एम एक्स प्लस सी में जो डिफरेंसेस है वो क्लियर हो जाएगा। सही है? जी सर। तो हमारा जो टेन थीटा है वो क्या आ रहा है बताइए अभी? आप जो पढ़ा रहे हैं वो सही पढ़ा रहे हैं, डायोड इज एन एग्जांपल ऑफ अ नॉन लीनियर डिवाइस। बट बेटा जब डायोड को स्मॉल सिग्नल मॉडल में जब आप ऑपरेट करते हो, सर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ स्मॉल सिग्नल क्या है। जब डायोड को 10 मिली वोल्ट साइन ओमेगा टी में ऑपरेट करोगे ना, तो डायोड इसको फॉलो करेगा। कैसा लगा सुनकर? जी सर। एग्जैक्टली तो तब तक का वेट करिए बस। टेन थीटा क्या है बेटा इस केस में? resistance रेजिस्टेंस। इसका ग्राफ बना लेंगे आप लोग?
हम्म, यस सर। चलिए बना लेते हैं फटाफट ग्राफ। जब भी हम ग्राफ बनाएंगे हमें कितने कोऑर्डिनेट दिखाई देने चाहिए? 2। 2। 4 हमारे लिए सुनिएगा ध्यान से, इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर हम हैं तो दुनिया में एक ही ग्राफ क्या है? दुनिया में एक ही ग्राफ लीनियर है आपके लिए दोस्तों, कौन सा? y equals to mx। बस, दैट्स di/dv। एक और बात मैं समझाता हूँ, एंड यू आर नॉट गोइंग टू कंसिडर दैट वन एज ए नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू। आप अगर मेरे से इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ चुके हैं तो भूल के भी ओम्स लॉ ऐसे मत लिखना, और ऐसा ही पढ़ा होगा आपने। चलो एग्री करो जल्दी। यस सर। बेटा, यस सर। ओम्स लॉ की बेइज्जती नहीं करेंगे हम। ये जो आप ऐसे लिखते हो ना, ऐसे लिखते हो ना आप लोग, यस सर। भूल के प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मत लिखना। आने वाले टाइम पे मैं टीचरों को भी ट्रोल करूंगा, ठीक है? ठीक। बता दूंगा कौन कौन सा टीचर क्या क्या गलत पढ़ा रहा है, नाम नहीं लूंगा, बस समझ जाना आप, ठीक है? ये ओम्स लॉ है। ये ओम्स लॉ है। नो सर। उस ओम्स लॉ में और हमारे ओम्स लॉ में जमीन आसमान का फासला दिखाई दे रहा है। यस सर। यस सर। वेरी गुड। ये ओम्स लॉ नहीं है बेटा, क्योंकि कैपिटल वी का मतलब है डीसी वोल्टेज, कैपिटल आर का मतलब है रेजिस्टेंस फिक्स्ड, कैपिटल आई का मतलब है डीसी करंट। वो डीसी और एसी दोनों हमारे सिलेबस में है, मैं बताना भूल गया था आपको। हमें डीसी एनालिसिस भी पढ़ना है, हमें एसी एनालिसिस भी पढ़ना है। तो आप ओम्स लॉ कैसे लिखोगे बताओ? ऊपर वाला नीचे वाला? नीचे वाला। एग्जैक्टली exactly. नीचे वाला सर। ये इंस्टेंटेनियस है ये आर है और ये आई है। आप टेस्ट लेवल का जब बुक पढ़ोगे तो उसमें ऊपर वाला ओम्स लॉ नहीं लिखा होगा, नीचे वाला ओम्स लॉ लिखा रहेगा, ठीक है? सर मैक्सिमम बुक में तो मतलब V इक्वल टू आर आई लिखा रहता है। ये वाला ऊपर वाला कौन सा? ऊपर ये वाला, बेटा देखो, ऊपर वाला जो आप मेरे से कंपेयर कर रहे हो या बुक से कंपेयर कर रहे हो, पहले ये बता दो, बड़ा क्लियर रख दो आप। नहीं सर, मैं ये बोल रहा था कि मैक्सिमम बुक में ना V इक्वल टू आई आर रहता है, बोल रहा था। ऐसा यस सर। कि ऐसा कि एक और है, ऐसा कि ऐसा? फर्स्ट वाला। पहला वाला सही है ये। हम्म? यस सर। इसका मतलब जानते हो आप लिख क्या रहे हो? ऐसा लिख रहे हो आप, ये लिख रहे हो आप। कितना बेकार लग रहा है लग रहा है बेकार? नहीं है ना समझ में? जब भी कोई टीचर ये लिखता है ना, उसका मतलब वो ये लिख रहा है, तो बेसिकली वो आपको बेवकूफ बना रहा है, और खुद भी बेवकूफ है वो। लॉ है भाई, पूरी जिंदगी में लोग लॉ को पढ़ते रहते हैं, समझ में नहीं आता। यही तो इंटरेस्टिंग बात है लॉ के अबाउट। अब सही है? यस ये जब आप कह रहे हो ना, ये पॉइंट है, सुनो बात ध्यान से। ये जब आप इसको कह रहे हो, आपको लग रहा है कि नहीं सर बता दो मेरे को नहीं आ रहा है क्लियर, ये सही है? जब आप ये लिखते हो ना, सुनो ध्यान से, जब आप ये लिखते हो ना तो बेसिकली यू आर टॉकिंग अबाउट दिस पॉइंट, दैट्स इट। और पॉइंट में दुनिया का हर ग्राफ लीनियर है, तो वो ओम्स लॉ कैसे हो गया भाई? इसका मतलब जितने टीचर्स इस ओम्स लॉ को लिखते हैं दे आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगल पॉइंट। खत्म हो गया किस्सा, फिर ओम्स लॉ किस बात का? अभी भी नहीं समझ में आया आप लोग को? सही है सर, सही लॉजिक है। आ गया वेरी सर। गुड। अब आपको ये तो आगे मानना है, मानो, नहीं मानना है मत मानो। ये पूरी लड़ाई जो 100 घंटे की है ना, वो आपके ईगो और मेरे नॉलेज की है। डायलॉग कैसा लगा हमारा? शानदार था। वाह सर। हाँ, सो ब्यूटीफुल सो एलिगेंट। हाँ कह दो पूरा अभी। Just looking like a जस्ट wow. हाँ, मैं बता दे रहा हूँ, देखो मैं पहले बता दे रहा हूँ, क्योंकि ना बच्चे बहुत हर हर बैचेस में कुछ बच्चे आते हैं, फिर 5-6 क्लास या 10 क्लासेस के बाद वो कहते हैं वो इस बुक को गलत साबित कर रहा है गुलशन सर, इस बुक, गुलशन सर तो खैर कम कहते हैं,
नेगेटिव वर्ड्स ज़्यादा कहते हैं स्टूडेंट्स। वो कहते हैं इस बुक को गलत, मैं क्या करूं, जब वो बुक में गलत लिखा है तो मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ, मैं आपको सही बुक दिखा सकता हूँ, लिखित में दिखा सकता हूँ, यहीं पे हम सॉफ्ट कॉपी ओपन कर लेंगे, फिर तो मान लोगे ना। हाँ। Yes, sir. जैसे आने वाले टाइम पे ना क्या करूंगा पता है, मैं आपको बताऊंगा कि बीजेटी के बारे में आपके बहुत सारे बुक्स में गलत लिखा है, नाम उसी दिन कहूंगा जिस दिन बीजेटी पढ़ाऊंगा। तो बीजेटी में पहले एमीटर की डोपिंग है, फिर कलेक्टर की डोपिंग है, फिर लीस्ट डोपिंग में बेस है, यही पढ़ के आए हो, गलत है। सबसे ज्यादा डोपिंग एमीटर की है, फिर बेस की है, और सबसे लीस्ट डोपिंग कलेक्टर की है। और ऑर्डर जो है एमीटर बेस कलेक्टर का 10 पावर 19, 10 पावर 17 एंड 10 पावर 15, एमीटर बेस कलेक्टर। लीस्ट डोपिंग होती है कलेक्टर की। आप 12th क्लास में आ जाओ, बीएससी में आ जाओ, एमएससी में आ जाओ, हर टीचर गलत पढ़ाएगा। हो सकता है कोई टीचर आज की तारीख में बुक पढ़ लिया होगा, हो सकता है वो सही पढ़ाए, लेकिन लगभग तय है ये बात कि सब लोग बीजेटी की डोपिंग के बारे में गलत पढ़ाते हैं। वहां पे एक काउंटर आर्ग्यूमेंट आएगा, कॉन्फ्लिक्ट अराइज होगा, आपके नॉलेज में, मेरे नॉलेज में, आपके कंसर्न टीचर्स में जो पढ़ाएं इलेक्ट्रॉनिक्स आपको कॉलेज लाइफ में, उनमें और मुझ में। आप डायोड पढ़ोगे, कुछ ही दिन में डायोड स्टार्ट हो जाएगा। वहां पे डायोड में आपको पढ़ाया होगा कि डायोड का रिवर्स सैचुरेशन करंट माइक्रो एम्पियर में होता है या नैनो एम्पियर में होता है, कंफर्म ना? मैं पढ़ाऊंगा 10⁻⁻13 से लेकर 10⁻⁻15 एम्पियर होता है, और वो टिपिकल वैल्यू है, और वो डायोड के क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंडेंट है, और डीपी पे डिपेंडेंट है, डीएन पे डिपेंडेंट है, एनआई पे डिपेंडेंट है, एलएन पे डिपेंडेंट है, और एलपी पे डिपेंडेंट। फिर आपको लगेगा मेरे से प्रॉब्लम होने लगेगी फिर आपको। क्यों पता है? क्योंकि जिंदगी के 21 साल या 22 साल तक किसी ने आपको सही नहीं पढ़ाया डायोड के बारे में, बीजेटी के बारे में, कॉलेज में, स्कूल में। फिर कोई एक टीचर आया केयर एंडेवर में, उसने सही पढ़ाया। फिर ना वो पूरी जो लड़ाई है ना बेटा, वो उसी में चलते रहेगी। आप हमेशा अपने आप को सही साबित करने पे तुले रहोगे, मैं अपने आप को सही साबित करने पे तुला रहूंगा, और एग्जाम पे फिर फाइनली आपको लगेगा कि सर की बातें सुन लेनी थी। यही है किस्सा। इलेक्ट्रॉनिक्स है बड़ा आसान। आप खुद मेरे से पूछ सकते हो इस बात को कि सर ऐसा क्या है इस लाइन में जो आप 90 घंटे पढ़ाओगे। 90 घंटे तक मैं आपके सारे जो डाउट्स है ना, बेसिकली जो स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों बनाया, क्यों सीएफ पढ़ाया, क्यों पीआई पढ़ाया, क्यों लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ाया, क्या होता है एन टाइप, क्या होता है पी टाइप, डायोड क्या काम करता है, कैसे काम करता है, मैथमेटिकली कैसे फॉर्ट बैस में वो 0.7 होता है, वो 0.7 आया कैसे, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कैसे आई, के टी एल एन ऑफ एन ए एन डी बाई एन आई स्क्वायर क्या होता है, कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, या बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकाली गई। कई बार आपको ये डाउट हो जाएगा कि होल तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, फिर मास कैसे निकाला, फिर मैं कहूंगा साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी से निकाला, एब्सेंस निकाला, फिर डार्क एनर्जी का कंसेप्ट यूज हुआ। तो जब फिर ना ये सारी चीजें जब आप सुनते हो ना, तो आपको लगता है ये गलत है। क्योंकि बताता हूँ उसके पीछे एक सिंपल सा फैक्ट काम करता है। अंधों के देश में कोई नहीं चाहता हमारे बीच में कोई एक आंख वाला घूमे। ये है उसका कंसेप्ट का आंसर। अब आया समझ में? Yes, sir. ठीक है। बेटर ये है कि हम पढ़ें। मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप, जो मैं नॉलेज आपको दे रहा हूँ, उसको आप एक्सेप्ट करो, ना कि रिजेक्ट करो। हाँ, अगर आप रिजेक्ट कर रहे हो तो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग वैलिड पॉइंट होना चाहिए, ये सारी वजह है करके। फिर मैं कुछ वजह बताऊंगा तो आपको एक्सेप्ट करना होना चाहिए। आप बोलोगे नहीं मैं रिजेक्ट करूंगा, नहीं मैं रिजेक्ट करूंगा, तो बहुत टफ है बेटा आगे प्रोसीड करना हमें, ठीक है? तो डायोड के बारे में जो बताया ना, 10⁻⁻13 से लेकर 10⁻⁻15 तक होता है क्या? रिवर्स डोपिंग। नहीं, रिवर्स सैचुरेशन करंट। और एम्पियर पे। आपको आपको क्या पढ़ाया जाएगा पता है? माइक्रो एम्पियर पे होगा, नैनो एम्पियर पे होगा। सही है? Yes, sir. आप जब, मतलब ये सब ऐसे पॉइंट्स आएंगे सिलेबस में, ऐसा पॉइंट्स आएंगे। जैसे आपको बताया जाएगा हम सिलिकॉन क्यों यूज करते हैं ज्यादा, तो सब लोग बोलेंगे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, सस्ता है। नहीं है भाई वो रीजन। रीजन है कि सिलिकॉन का टेम्परेचर टॉलरेटिंग कैपेसिटी जर्मेनियम की तुलना में बेस्ट है, अच्छा है। 400 केल्विन तक आपका सिलिकॉन में ब्रेकडाउन नहीं होता, इसलिए लोग सिलिकॉन को यूज करते हैं। डायोड का रिवर्स बायस टॉलरेटिंग कैपेसिटी सिलिकॉन का ज्यादा होता है, इसलिए हम सिलिकॉन यूज करते हैं। लेकिन वाइवा में जो टीचर आपके आया है, वो सुनना क्या चाह रहा है? सिलिकॉन ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, इकोनॉमिकल है, तो मजा है, लाइफ चिल है। वो सारे रीजन गलत। समझ में आ गया?
Yes, sir. तो आई होप कि आप मतलब लाइक इस बात का रेस्पेक्ट दोगे कि सर ने हाँ बुक्स पढ़ी है एंड सर अपना बेस्ट दे रहे हैं पढ़ाने पे। नॉलेज में कहीं पे भी कोई कमियां नहीं आएंगी बेटा। मैथमेटिकल डेरिवेशन जब भी लगेगा ना कि ये मैथमेटिकल डेरिवेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, सब पढ़ा दूंगा मैं आपको। ये भी ये जस्ट जो रिसेंट टाइम पे ये वाला डेरिवेशन करेंगे हम, जो कि आप डायरेक्टली लिखा करते थे क्लास 12th पे। ठीक है, चलें आगे। Yes, sir. Yes, इसके sir. बाद सुनो, जब भी आप ओम्स लॉ अप्लाई करोगे तो कन्वेंशन होता है। क्या होता है? क्या होता है? Convention. कन्वेंशन। कन्वेंशन इंसान ने अपनी सहूलियत के लिए बनाया है। सहूलियत मतलब कन्वीनियंट के लिए बनाया है। हमने अपनी कन्वीनियंसी के लिए क्या बनाया है? बताओ। Convention. कन्वेंशन। आर का मतलब क्या है यहाँ पे? Resistance. रेजिस्टेंस। गुड। करंट किधर से फ्लो हो रहा है? करंट किधर से फ्लो हो रहा है? राइट टू। टू लेफ्ट। वो आई कौन सा करंट है? सर इलेक्ट्रिक करंट है। इंस्टेंटेनियस। हाँ, Instantaneous. इंस्टेंटेनियस। वो तो हो गया, अब नया वर्ड सुनो। वो कन्वेंशनल करंट है। कौन सा करंट है? Conventional. ये जो यूट्यूब में जो चुन्नू मुन्नू जो पढ़ा रहे हैं ना, वो जो रीजन जो आज दे रहे हैं वो रीजन मैंने आज से 4 साल पहले दिया था। कन्वेंशनल करंट की पहली बार डेफिनेशन बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दी थी। कब, किसने दिया था? Benjamin Franklin. बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये वही फिजिसिस्ट है जिसने वो पतंग में जो ऐसे मेटेलिक की बोलना चाहिए, मेटेलिक की कह दो, कोई मेटल का छोटा सा रॉड, और अपने बेटे के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा है। मेरे को वो बड़ा फैसिनेटिंग रख रहा है कि कोई फिजिसिस्ट अपने बेटे को बोला चल बेटा पतंग उड़ाएंगे, और फिर मेटेलिक वायर रख दिया तो बिजली कड़क रही थी। साइंटिस्ट लोग तो अपनी जान के साथ खेलते हैं ही, उनकी भी रेस्पेक्ट उतनी ही करनी चाहिए जितना हम आर्मी, एयरफोर्स और नेवी वाले की करते हैं। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ना बेटा, वो पतंग उड़ा रहा था, और फिर ना उसने की कुछ धागे में बांध दिया, वो की किसी वजह से ऊपर गया, ऐसे मतलब नॉट बांध दो ऊपर चला गया, फिर पतंग को नीचे उतारा, उसने ऐसे छुआ उसको, शॉक लगा उसको, फिर ग्रेजुअली उसने ना फिर करंट का नाम दिया। हालांकि करंट का नाम शायद तक, सॉरी करंट नहीं, गिलबर्ट, गिलबर्ट कुछ नाम है, मुझे एग्जैक्ट एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा है, क्योंकि फॉरेनर नाम याद करना बड़ा टफ होता है। ऐसा थोड़ी ना प्रेम, राज, सुरेश, महेश, थोड़ी नाम होता है ऐसा, तो बड़ा टफ हो जाता है, मानते हो ना नाम याद करना फॉरेनर लोगों का। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब सर शाहरुख खान थोड़ी ना कि हर फिल्म में प्राण प्रेम है उसका, प्रेम है ना, सॉरी सलमान। हाँ। Salman Khan. हाँ, वैसा नहीं है। तो ये कन्वेंशनल करंट दिया किसने यार? Franklin. बेंजामिन Franklin. फ्रैंकलिन। पता है जे जे थॉमसन ना डायरेक्टली इनडायरेक्टली बेंजामिन फ्रैंकलिन को अपना इंस्पिरेशन मानते हैं। कौन? कौन जल्दी बताओ। Thompson भैया. हम्म। J.J. Thomson. थॉमसन भैया, वाह गजब। थॉमसन भैया। ओके। पता है बेंजामिन फ्रैंकलिन कहते हैं, वो अपने बातों में कह रहे हैं, क्योंकि मैं बुक्स पढ़ा हूं इसलिए मुझे पता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन कह रहे हैं, मैं पॉजिटिव चार्ज के बारे में जानता तो नहीं हूं, लेकिन बड़ा फैसिनेटेड हूं। कितनी इंटरेस्टिंग बात है, जैसे हम डार्क एनर्जी के बारे में जानते तो नहीं है, लेकिन बड़ा फैसिनेटेड है। हम कॉस्मोलॉजी में देखना, हर स्टूडेंट को डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा जिज्ञासा होती है। जेम्स वेब टेलीस्कोप लॉन्च हुआ तो हमने उसके बारे में थोड़ा बहुत सर्च किया होगा। वैसे ही बेंजामिन फ्रैंकलिन कह रहे थे, मैं पॉजिटिव चार्ज कैरियर के बारे में जानता तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आई एम बीइंग वेरी मच फैसिनेटेड बाय दिस पॉजिटिव चार्ज कैरियर। लेकिन उस टाइम पे पॉजिटिव चार्ज कैरियर था नहीं। पॉजिटिव चार्ज कैरियर का आने का मेन रीजन था जब हमारी दुनिया में सेमीकंडक्टर इंट्रोड्यूस हुआ। समझ में आया? Yes, sir. हाँ। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सीधे कहा था कि हम पॉजिटिव चार्ज कैरियर के मूवमेंट के अलोंग कन्वेंशनल करंट को लेंगे।
और पता है द बेस्ट पार्ट इज, मैं इनसे क्यों इम्प्रेस रहता हूँ पता है, वो थ्योरी जो उन्होंने दी थी लोगों ने प्रैक्टिकल साबित की, साथ साथ ये भी साबित किया कि भाई ये है ना जो फिजिसिस्ट, ये गलत नहीं है, सही है। वो वैसे ही बात है जैसे गैलीलियो, गैलीलियो याद रख लेना, आप न्यूटन का नाम लेते हो गलत लगता है मुझे। गैलीलियो ने क्या किया था, एक फेदर और एक बॉल को जो भी एक्स वाई जेड है ड्रॉप किया था। वो शायद तक उस टाइम पे कि गीजा या तो कोई एक लीनिंग टावर ऑफ पीजा, पता नहीं मुझे, जितना मैं उनके बारे में सुना हूँ पढ़ा हूँ, ऐसे ड्रॉप करते हैं। वो कई बार एक्सपेरिमेंट को करते हैं और इवेंचुअली ये कंक्लूड करते हैं अगर हम एयर रेजिस्टेंस या एयर ड्रैग को हटा दें तो दोनों साथ साथ गिरेंगे। वो देखो उधर का। फिर इस बात को रीसेंट टेक्नोलॉजी में वैक्यूम क्रिएट कर कर साबित भी किया गया, यूट्यूब में उसका वीडियो प्रेजेंट है। फेदर एंड बॉल आर ड्रॉप्ड एट सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम रीचिंग ग्राउंड सेम इंस्टेंटली। वैसे ही है। हम इनकी तरह बन नहीं सकते, बट हम इनकी बातों को फॉलो तो कर सकते हैं मैथमेटिकली। कहो जल्दी। यस सर। यस। सो गए क्या भाई? ये स्टोरी सुनने में बड़ा नहीं मजा सर, आ रहा था सर। जल्दी बताओ क्या बात है। स्टोरी अच्छी लगी सर। सो गए ना? सो गए या स्टोरी सुनने में खो गए थे? हो गए थे। हाँ हाँ, ठीक है, अब तो झूठ तो कहोगे ही, कोई बात नहीं। करंट की डायरेक्शन पे पोलैरिटी ऑफ वोल्टेज क्या है? करंट की डायरेक्शन में पोलैरिटी ऑफ वोल्टेज क्या है? बताओ। पॉजिटिव टू नेगेटिव। और इस कन्वेंशन का एक नाम है, टीचर नहीं बताएंगे, पैसिव कन्वेंशन। यूट्यूबर नहीं बताएंगे आपको, ना टीचर बताएगा ना यूट्यूबर बताएगा, लेकिन इस कन्वेंशन का नाम क्या है? पैसिव कन्वेंशन। अब पैसिव का मतलब होता है, हमारी दुनिया में पैसिव का मतलब होता है पावर या एनर्जी एब्जॉर्बिंग। एनर्जी की यूनिट बताइए। जूल। जू जूल का पूरा नाम बताइए। जेम्स प्रिस्कॉट जूल्स नाम है सर उनका, जिसके थ्रू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट का सिर्फ मैथमेटिकल फॉर्मूला हमें डिराइव करना है। आप बस मेरे को 8 घंटे की फ्रीडम दे दीजिए, पेशेंस वाइज। क्या कह रहा हूं मैं? ओके सर। जो हीट मतलब जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करे या पावर को एब्जॉर्ब करे, इसके लिए हमारे सब्जेक्ट में एक वर्ड है, नाम पैसिव। पैसिव। तो पैसिव एलिमेंट अगर मैं कहता हूं तो समझ जाना वो पावर को एब्जॉर्ब करने वाला है। अब तक 3 पैसिव एलिमेंट का नाम ले चुका हूं मैं। यस सर, रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। अब ये मत करना सर ये तो एनर्जी एनर्जी स्टोर करता है। वेट करो, पहले एब्जॉर्ब करेगा फिर जाकर डिलीवर करेगा, इज नथिंग बट स्टोरिंग, राइट? यस पहले सर। एब्जॉर्ब करेगा, यस सर। पहले एब्जॉर्ब करेगा या स्टोर भी करेगा। भाई तो ठीक है ना, जब वो एब्जॉर्ब करेगा, जब वो ले रहा है, कोई चीजें एक्सेप्ट कर रहा है ना, उसको मैं पैसिव ही कह रहा हूँ। ठीक है, तो अब तक हम लोगों ने 3 एलिमेंट का नाम पढ़ा। ये पैसिव एलिमेंट है, पैसिव एलिमेंट है, पैसिव एलिमेंट है। फिर आप कहोगे सर वो एनर्जी देता भी तो है। भाई इनफाइनाइट टाइम तक देता है क्या? नो सर। नहीं। गुड। मतलब उनकी एनर्जी आज नहीं तो कल खत्म होने को ही है। तो पैसिव कन्वेंशन क्या कहता है पता है भाई? देखो करंट की डायरेक्शन पे पोलैरिटी ऑफ वोल्टेज क्या होगा, प्लस एंड देन माइनस। कितने लोग को ये कन्वेंशन बड़ा आसान लग रहा है? बताइए। सर कन्वेंशन तो बड़ा आसान लग रहा है। अगर ये कन्वेंशन आप 80 घंटे पढ़ेंगे या 70 घंटे पढ़ेंगे तब बताओ। फ्रैंकली कहिए इस बात को। ये कन्वेंशन आज नहीं बेटा, ये पीछा ना ओपैम्प में छोड़ने वाला है, ना बीजेटी, ना डायोड, ना जेनर डायोड, ना फेट। अब कैसा लग रहा है सुन के? याद रख लेना, जो पैसिव कन्वेंशन में अभी पढ़ा रहा हूँ ये पूरे सिलेबस में आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। क्लियर हो गई बात? यस सर। यस सर। ठीक है। यूट्यूब में मेरी बहुत सारे लेक्चर्स मैंने डाल दिए हैं,
बट वो जो लेक्चर्स हैं वो पुराने हैं। मैं हर बैचेस में 10%, 15% चेंज कर देता हूँ, क्योंकि पॉइंट ये है, हम आधुनिक दुनिया में या मॉडर्न दुनिया में रह रहे हैं, तो उसमें प्राइवेसी इतनी कहाँ है। मेरा अगर कोई चाहे तो मेरा गूगल हिस्ट्री चेक करके बता सकता है कि कौन कौन सी वेबसाइट मैंने कब कब अटेंड किए, कब कब मैंने मैथ्स हम अटेंड किया, कब कब मैंने इंटरनेशनल ओलंपियाड के पेपर सर्च किए, कब कब मैंने गेट के पेपर सर्च किए। तो इस दुनिया में प्राइवेसी नाम की तो कोई चीज़ है नहीं। तो टेलीग्राम में भी लेक्चर्स हमारे लीक हो जाते हैं। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि कोई स्टूडेंट मेरी क्लासेस में क्यों आएगा, खास कारण, स्ट्रॉन्ग वजह क्या है आने का। मैं 10% से लेकर 15% हर बैचेस में कंसेप्ट चेंज कर देता हूँ। अगर आप मेरे बहुत पहले के लेक्चर्स देखोगे तो कन्वेंशन को इतना इंपॉर्टेंट एम्फेसाइज नहीं किया हूं। कई सारे करंट होते हैं, जैसे कि कैपेसिटर के अंदर जो करंट है वो डिस्प्लेसमेंट करंट है, वो आप आराम से बैठकर ईएमटी में पढ़िएगा, हम उसके बारे में थोड़ा बात जरूर करेंगे। तो मैं ऐसे सिग्निफिकेंट चेंज करता रहूंगा सिलेबस में हमेशा। तो ऐसा मत सोचना कि सर आपके लेक्चर्स अवेलेबल हैं टेलीग्राम में। हाँ, नहीं, अगर आप नहीं आना चाहते, वहीं अटेंड करना चाहते हो, करो आप। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट को लगता है सर मेरे को ना बहुत रीसेंट टेक्नोलॉजी चाहिए, जो आपके पास जो नॉलेज है जितना आप बुक से पढ़ रहे हो वो हमें एक बार बता दीजिए, तो आप क्लासेस आ सकते हैं फिर ऐसे। क्योंकि कई बार ये स्टूडेंट के पास पॉइंट बन जाता है, लेक्चर तो अवेलेबल है यूट्यूब में, लेक्चर तो अवेलेबल है टेलीग्राम में, तो हम क्यों आए आपकी क्लास। कोई बात नहीं, मत आइए, मैं नहीं फोर्स कर रहा हूँ आप आइए करके। लेकिन उन लेक्चर्स में, और जो लेक्चर अभी जो चलेगा 90 से लेकर 100 घंटे में, उनमें और आने वाले जो लेक्चर्स में, उसमें बहुत ज़्यादा चेंज कर दूंगा मैं, और आप खुद फील भी करोगे आप। समझ में आ गई बात। Yes, sir. यस सर। जो आपके सीनियर लोगों को पढ़ाया आज से 2 साल पहले मान लेते हैं, तो कई बार लगता है कि उनके पास तो है, लेक्चर दे दे, ठीक है आप कर सकते हैं, बट मैं चेंज करूंगा, मैं बहुत सिग्निफिकेंट चेंज करता रहूंगा। हेलो इधर, हाँ कुछ कहना चाह रहे हो सर। आप। हम्म, सर हम इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन को ही क्यों नहीं करंट की डायरेक्शन मान रहे हैं? क्यों हमें नया बेटा कन्वेंशन चाहिए? क्या कह रहे हो, फिर से कहना। हम इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन को ही क्यों नहीं करंट का डायरेक्शन मान रहे हैं? जब ये बेंजामिन फ्रैंकलिन जब बात कर रहे थे ना, तब जे जे थॉमसन पैदा नहीं हुआ था। अच्छा। ठीक है, गुड ओके डाउट। ओके। तो मेरे पास एक मीम्स फॉरवर्ड हुआ था। वो मीम्स, मेरा जो मीम्स है वो टेक्निकल भाषा का होता है, सुन लेना ध्यान से। मान लो मैं बेंजामिन फ्रैंकलिन हूँ, ठीक है, और जे जे थॉमसन आप में से कोई स्टूडेंट अपने आप को मान सकता है। हम्म? अरे मान लो ना, जल्दी, तब तो Yes, थोड़ी sir. समझ में आएगा। तो मान लो Yes, चलो sir. आप ही जे जे थॉमसन हो। मतलब फिर ना, मान लो हमारी मुलाकात हुई, फिर इन केस हम मिले, आप क्या कह रहे हो पता है मेरे को, सर मैं आपका सच्चा शागिर्द हूँ। शागिर्द मतलब डिसाइपल, मतलब स्टूडेंट, मतलब फॉलोअर। ठीक। तो आप मुझसे कह रहे हो, जे जे थॉमसन मुझसे कह रहा है, मतलब मैं बेंजामिन फ्रैंकलिन हूँ। हालांकि ये अपने आप को उन कैटेगरी में डालना या उन रेस्पेक्टेड कैटेगरी में डालना अच्छी बात नहीं है, बट मान लो मैं अच्छा इंसान हूँ, जस्ट इन केस। तो हम दोनों आपस में जब भी किसी कॉन्फ्रेंस में मिले हम, तो आप क्या कह रहे हो पता है मुझे, सर मैंने आपकी थ्योरी को ना आगे प्रोसीड किया हुआ है। फिर मैं कह रहा हूँ, आप कैसे, आप कैसे, मतलब कैसे। तो हम ऐसे से बात कर रहे हैं, तो वो क्या कह रहा है पता है, आपने कहा था सर पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में हम कन्वेंशनल करंट लेंगे, वो मैं था, बेंजामिन फ्रैंकलिन। आप कह रहे हो अब आपने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर कर लिया। तो कह रहा है पता है जे जे थॉमसन, सर हम ना इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में ट्रीट करेंगे, क्योंकि उस टाइम पे फिर धीरे धीरे पॉजिटिव चार्ज का कंसेप्ट आने लगा था प्रोटॉन के फॉर्म में। समझ में आया। Yes, अभी भी sir. नहीं क्लियर हुआ। बातें दोनों वही कह रहे हैं, एक पॉजिटिव चार्ज के रेस्पेक्ट में कह रहा है, और एक नेगेटिव चार्ज के रेस्पेक्ट में कह रहा है। अब सही है। हाँ जी सर। तो मैं एक बेसिक फॉर्मूला डिराइव कर लेता हूँ, हालांकि उस जो आप डिस्कशन कह रहे हो ना, मैं वो पावर है। और देखना पी में ऊपर डंडी निकली हुई है, आम जिंदगी में उसको वही हेड कहता हूं मैं। व्हाट इज पीटी, पढ़ाया तो है। इंस्टेंटेनियस पावर। एग्जैक्टली। इंस्टेंटेनियस पावर कहिए, बट आप जानते हैं हम पावर नहीं कहते, हम पार कहते हैं। भाड़ में गया प्रोनाउंसिएशन। समझ में आया। हम वुमेन नहीं कहते, हम यस सर। विमेन कहते हैं।
हम Yes, sir. कैल्शियम नहीं कहते, हम कैल्शियम कहते हैं। बाहर में गया, मुझे कैल्शियम के एटॉमिक नंबर से मतलब है। किसी को ट्रोल किया है, समझ जाना मैंने किसको किया है। जी सर। जिसको पता है उसको, दोज हु नो, Yes, sir. संदीप महेश्वरी। एंड वहां पे एक आई थी प्लम्बर, प्लम्बर। अरे मुझे क्या मतलब है, मैं ठहरा साइंस का स्टूडेंट, मुझे साइंटिफिक टर्म से मतलब है। अब मैं न्यूमोनो ओनियोस्कोपिक क्या सिलिकॉन सिलिकॉन ओस्मोसिस करके कहूंगा, अच्छा लगेगा क्या आपको? नो सर। नहीं। तो फिर हम पावर कहें या पार कहें, प्रोनाउंसिएशन कहें, ये प्रोनाउंसिएशन कहें, हमें पता होना चाहिए सही क्या है। बट मैं ठहरा इंडियन, तो उस सेंस में मैं अभिषेक उपमन्यु के फुल फेवर में हूँ। हमारी 1.4 बिलियन की आबादी है, हम जो कहेंगे वही होगा। समझ में आया? यस सर। Yes, Yes, गुड। sir. sir. हाँ, Yes, sir. Yes. ये एक मैसेज भी है आपके लिए। सो बेटा, पावर का मतलब क्या होता है पता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग। अब ये मत कहना कि ये भी नहीं आता हम लोग को, बताइए। ओके सर। तो हम इसको W बाई स्मॉल क्यू कर लेते हैं। सर ये D बाई डी टी लिखा हुआ है बेटा, वो स्मॉल चेंज या सिग्निफिकेंट चेंज को कह रहा है। इनटू Q बाई क्या, T। व्हाट इज दिस, जल्दी बताइए। पोटेंशियल, पोटेंशियल। I. V into I. वेरी गुड। तो आज के बाद से आपके लिए पावर का फॉर्मूला क्या है? आज के बाद से फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स यू आर हैविंग अ पावर फॉर्मूला। देखो हमको पावर का फॉर्मूला अच्छे से पता था, V इंटू आई, लेकिन अगर मैं ऐसे लिखता हूं ना, तो बोलते हैं ना कि हमारे ज्ञान के चक्षु मतलब नेत्र खुल गए हैं। थोड़ा ऐसा लगता है मुझे कि हम सबको पावर का सबको पता है फॉर्मूला। अरे V इंटू आई सर क्या बात कर रहे हो, सिंपल। लेकिन जब मैं 2 लाइन लिखकर P इंटू आई लिखता हूं, तब कैसा लगता है बताइए? अच्छा यार लगता है बताओ सर। ना यार अच्छा तुम लोग। लगता है सर। हाँ अच्छा ठीक है। लगा सर। अब ऐसे ना बेटा, ऐसे एक टाइम के बाद ना आप 2 घंटे तक डिराइव करोगे, बिलीव कर सकते हो? 2 घंटे तो खैर ज्यादा कह दिया मैं, 1 डेढ़ घंटे तक डेरिवेशन चलेगा, और शॉर्टेस्ट डेरिवेशन यही है। अब आगे आओ। हमारा जो इंस्टेंटेनियस पावर है, मैं इसको यूज करूंगा आने वाले टाइम पे, वो होता है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इनटू इंस्टेंटेनियस Current. करंट। पावर की जो यूनिट है वो हम सबको पता है, रेस्पेक्टेड नेम क्या है? जेम्स वॉट। जेम्स कैमरियन नहीं कह रहा हूं मैं, जेम्स कैमरॉन, जो भी है। स्टीम इंजन याद है आपको? अरे स्टीम इंजन याद है ना भाई? यस सर। वो जो शोले वाली मूवी छुक 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 चलती थी, वही वाली स्टीम इंजन, वो है। और इसका नाम बहुत टफ है, मैं लिखता नहीं हूँ बोर्ड पे। एलिजेंड्रियो एंटीनियो दुनिया भर का, फिर वोल्टा। पता है उनके बारे में? जो वोल्टा है ना, वोल्टास की जो एसी आती है ना, यस सर। मैं बता देता हूँ आपको, मेरे को सबका ज्ञान है, मैं बता देता हूँ। ऑलमोस्ट एवरी फील्ड धीरे धीरे मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ, इसलिए मैं बाद में फिगर आउट किया। वो जो एलिजेंड्रियो एंटीनियो वोल्टा है ना, उन्होंने पहली बार इलेक्ट्रिक सेल बनाया। बहुत बड़ा था, बल्कि था, दुनिया भर के क्या क्या केमिकल्स यूज किए हैं। तो इवेंचुअली वो केमिस्ट हो गए। फिजिसिस्ट तो वो थे, और फिजिसिस्ट बनने के लिए मैथमेटिक्स चाहिए ही। तो आप भी फिजिसिस्ट हो, तो सीखने को क्या मिला आपको? कि आप अगर अच्छे सच्चे फिजिसिस्ट हो, मैथ्स आना चाहिए। अगर मैथ्स में गलतियां करोगे तो मैं डांटूंगा, और वैसे ही डांटूंगा जैसे मेरी क्लास में जो 7th 8th 9th 10th और 11th के बच्चे आते हैं ना मेरे पास पढ़ने के लिए, तो ऐसे ही डांटूंगा मैं। अगर आप बेसिक मैथ्स में गलतियां करोगे, और वो मैथ्स जो आपको आना चाहिए, कौन सी क्लास का? क्लास 10th, बेसिक्स ऑफ क्लास 11th, बेसिक्स ऑफ क्लास 12th, तो उस टाइम पे ऑफेंडेड या स्लैगिंग, स्लैगिंग मतलब जानते हो क्या होता है? बुरा मानना। या ऑफेंडेड नहीं फील करोगे, प्रॉमिस करो। आई प्रॉमिस सर। ठीक है? यस अगर सर, मैं किसी प्रॉमिस। स्टूडेंट को डांट दिया, जैसे मान लो क्या होता है 5 into 3, कई बार आप गलत कहोगे, सिलेबस में साबित कर दूंगा मैं। 5 into 3 अचानक से कुछ गलत मैथमेटिकल क्वेश्चन कह दिया, तो मैं डांट सकता हूँ उस केस में, क्योंकि याद रख लेना, पेरेंट्स अब आपको नहीं डांटते, बड़े हो गए हो आप। मेरे लिए आप स्टूडेंट हो, चाहे आप 30 साल के हो
या 40 साल के हो, और स्टूडेंट बने रहने में ही फायदा है। मैं भी स्टूडेंट हूँ बुक्स का, लेकिन आप स्टूडेंट हो मेरे, मैं स्टूडेंट हूँ बुक का। तो इस बातों को पॉजिटिवली हम लेंगे, तभी हम ये कह सकते हैं कि हम जब फिजिक्स सीख जाएंगे, और एक बार सीखने के बाद एक गारंटी है कि एग्जाम देर सवेर निकल जाएगा, कंफर्म। मैं लिख सकता हूँ बोर्ड पे, अगर फिजिक्स सीख लिया तो एग्जाम इस साल के एंड में या नेक्स्ट ईयर निकल जाएगा। और अगर नहीं सीख पाए तो फिर आप उम्मीद मत करना कि एग्जाम निकलेगा। और ये जो नेगेटिव वर्ड्स हैं, मैं ट्राई करूंगा कि एक भी नेगेटिव वर्ड्स नहीं यूज करूं कि नहीं होगा तुम्हारा। मैं गुस्से में भी इस बात को नहीं कहूंगा कि तुम्हारा नहीं होगा, मैं हमेशा कहूंगा होगा, होगा, होगा। मेरा कोई कहता है ना कि सर आपका ड्रीम क्या है करके, तो मैं हमेशा कहता हूँ जिस बैचेस को मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें एक भी बच्चा ऐसा ना हो कि जो एग्जाम ना निकाल पाए। सारे बच्चे, मान लो कहीं इंटरव्यू देने गए आप लोग बार्ग का, किसी ने पूछा किस टीचर ने पढ़ाया था आपको इलेक्ट्रॉनिक्स, बैक टू बैक रिप्लाई करने के बाद सब लोग कह रहे हैं गुलशन सर। समझे अभी आप गए आईटी दिल्ली, उसने आपको कोई क्वेश्चन पूछा इलेक्ट्रॉनिक्स का, जो भी क्वेश्चन पूछा आप फटाफट फटाफट रिप्लाई कर रहे हो, जाते वक्त पूछा किससे पढ़ के आए हो आप, गुलशन। फिर एक और आया, उसने भी रिप्लाई किया। तो यही चाहता हूँ, यही मेरा ड्रीम है कि जिस बैचेस को मैं पढ़ाऊँ उसमें सारे बच्चे बेस्ट रिजल्ट दें, और ये इंस्पिरेशन कम फ्रॉम पटना सुपर 30। हम भी करेंगे, सारे बच्चों का हो जाएगा, मेहनत करेंगे तो क्यों नहीं होगा। और ये यूपीएससी का फील्ड नहीं है बेटा जो हाईली अनसर्टेन है, टेक्निकल फील्ड है, होगा। पॉइंट ये है कि अब आप जो पास्ट के नॉलेज है उसमें नया नॉलेज अपडेट करो। आज की तारीख में नोकिया 1100 कौन यूज करता है? कोई नहीं। सब लोग नए फोन यूज करते हैं, 2 साल पुराना फोन हो जाता है तो स्लो हो जाता है। आपके नॉलेज को भी अपडेट होने की जरूरत है। अगर आप ये मानकर बैठोगे नहीं मैं नॉलेज अपडेट नहीं करूंगा, तेरे को जो करना है कर ले, तो उस केस में एग्जाम निकालना बड़ा टफ हो जाता है। फिर 1 साल तक मेरी बात समझ में नहीं आएगी, 1 साल के बाद समझ में आएगी, तो बेहतर क्या है आपके लिए, वक्त का इंतजार करने से पहले ही हम सीख लें कि सर क्या कह रहे हैं। सही है। मैं मैथ्स का बेसिक्स भी पढ़ाऊंगा आपको, डिफरेंशियल इक्वेशन भी पढ़ाऊंगा आपको, कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी भी पढ़ाऊंगा आपको, सब पढ़ाऊंगा मैं, बट शर्त यह है कि आप सीखना चाहते हो या नहीं। मैं अभी कल जब क्लासेस ले रहा था पुराने वाले बैचेस को, तो वो बड़े ट्यूनिंग सेट हो गई है बच्चों के बीच में, एक बार कहता हूँ खट 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 खट, फास्ट 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 रैपिड वे में समझ में आ जाता है उनको। मैं वही कह रहा था, यही चीज अगर पहले हो जाती तो बोल रहे थे सर तब तो फिर मजा ही आ जाता, क्या बात है फिर। तो मैं भी यही कहूंगा कि कम से कम टाइम लेकर आप मुझे समझ जाओ। आई मीन टू से लाइक कि मेरी बातों को समझ जाओ, मेरे मैथमेटिकल पार्ट को समझ जाओ। मैं कोई भी ऐसा मैथमेटिकल पार्ट जो बिल्कुल नया है वो यूज करने से पहले 10 बार उसके बारे में समझा चुका रहूंगा। अब ये क्लासेस तो खत्म होने वाली है, मुझे पढ़ाते पढ़ाते अब शायद तक मैं अगर सही कैलकुलेशन कर रहा हूँ मुझे 21,000 घंटे होने को है। लास्ट ईयर जब क्लास स्टार्ट किया था, जुलाई, जुलाई में आई गेस, जुलाई, हाँ जुलाई की बात है, जून जुलाई की बात है, तब मैं 20,000 घंटे से ऊपर पढ़ा चुका था। आप कैलकुलेट करोगे ना आपको लगेगा बहुत एक्सपीरियंस है। छोड़ो, 12 साल हो गए मुझे पढ़ाते पढ़ाते, और वो आपका फील्ड नहीं है, वो कई सारी फील्ड है। तो जब मैं इन बातों को कह रहा हूँ तो मेरे पीछे जो हिस्ट्री में जो चीज़ें चल चुकी है मैं उसको बताना इसलिए सही मानता हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भी मैं कह रहा हूँ प्लीज़ उस बात को एक्सेप्ट कर लो। एक बार एग्जाम निकल जाएगा फिर कह देना हाँ क्रेडिट गोज टू यू ओनली, नहीं है मेरा कोई कंट्रीब्यूशन, मैं मान लूंगा, लेकिन जब तक ये सिलेबस चल रहा है आप मेरे साथ चलिए, ठीक रहेगा एग्जाम क्रैक करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। क्या क्या हो गया आप लोग को? ओके सर। यस सर। बस एक लाइन और लिख रहा हूँ मैं, ये आई का फॉर्मूला क्या होता है, वी बाई आर क्या है ना, और वी का फॉर्मूला क्या होता है, वी का फॉर्मूला क्या होता है? आई। तो आप देखना ध्यान से, आपको जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग आ गया, चेक करना। वी को रिप्लेस करो, वी को रिप्लेस करो आई इंटू आर से, फ्यू मोर सेकेंड्स प्लीज। कितना आ गया? सो व्हाट इज हीट और वर्क डन, कितना आ रहा है?
पावर इनटू टाइम। सही है इतना? यही है वो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। हम क्लास यहाँ पे ऑफ कर सकते हैं? सर 2 minutes। क्लास कैसे लगी बताओ आप? अच्छी। और हम शांति। कैसे लगे आपको तो वो भी बताओ। बढ़िया सर। ये मत कहना सर आपके अच्छा बाल बड़े सर। हैं करके, ठीक है? मैं पहले ही क्लियर रख दे रहा हूँ, वो मेरा मूड है, जैसा मुझे लगता है मैं वैसा रहता हूँ। सर ऐसे ही अच्छे लग रहे हैं। ये बाल में से कटा लेता हूँ मैं, ठीक है? बट ऐसा मत बोलना कि क्विकली जज मत करना, ये बड़े बाल का है, पढ़ाई लिखाई तो किया नहीं इसने, एमटेक है मेरा आईटी कानपुर से विथ रैंक ऑफ 101 एंड फाइनली आई गॉट रैंक ऑफ 46 आउट ऑफ 2.5 लाख एस्पिरेंट्स। तो अब ठीक है। एमटेक है आईटी कानपुर से सिग्नल प्रोसेसिंग एंड कम्युनिकेशन नेटवर्किंग में। तो अब क्वालिफिकेशन को लेकर ज्यादा नाटक तो नहीं करोगे ना? नो सर। नो ठीक है। सर। बीटेक बैकग्राउंड है मेरा, इसलिए वो कंसेप्ट दिख रहा होगा आपको, ठीक है? हाँ फाइन। सर। हाँ, तो बीटेक बैकग्राउंड है, तो और फिर एमटेक है, और फिर एमटेक के बाद टीचिंग। ये मत कहना एमटेक के बाद गवर्नमेंट जॉब क्यों नहीं ज्वाइन किया, वक्त रहते धीरे धीरे सब कुछ बता दिया जाएगा। टेक केयर, सी यू सून। एलेक्जेंडर साडुको का डिस्कशन हम बाद में करेंगे बेटा, हम वो बुक आपको बता देंगे आपको परचेज करना है या नहीं करना है, ठीक है? एंड वो रेफरेंस बुक भी है हमारे लिए, ठीक है?